कृष्ण भगवान थे, जी गाय पालते थे, बिल्कुल जी, माखन खाते थे। बिल्कुल जी। तो क्या माखन खाना अलाउड नहीं था? भगवान कृष्ण जो थे ना, वो भगवान थे, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। अगर मैं आपको भी बोलूं कि आइए भगवान की कॉपी करें, तो क्या आप उठा पाएंगे? भगवान को कॉपी करना नहीं चाहिए, भगवान की टीचिंग्स को देखना चाहिए। और कहीं भी किसी भी ग्रंथ में भगवान ने ये नहीं लिखा कि आप दूध पीजिए, मक्खन खाइए। हाँ, गौ माता को भी पता था कि वो भगवान है, वो सब जानती हैं, वो खुद अपना दूध ऑफर किया करती थी कि मेरा बच्चा बाद में पी लेगा, आप भगवान आप पहले पीजिए। आपने देखो उस बेचारी माता को कैसे खंबे के साथ बांध के आप एक सांड को भी लेके आ रहे हो, जबरदस्ती मीटिंग करवा रहे हो। फिर बहाना ये लोग देते हैं कि यार उसकी नीड है। अब जब वो बच्चे को पैदा करेगी तो दूध किसके हिस्से का होगा? वो उसके ही बच्चे के हिस्से का होगा, लेकिन मिलेगा किसको? हम हैवानों को। तो कृष्ण भी ऊपर से गालियां निकाल रहे होंगे कि मैंने क्या सोचा था, मैंने गौ पालन कैसे किया था, और मेरा नाम लेके ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये ढोंगी बना रहे हैं अपने आप को भी, और मेरे को भी ढोंगी साबित कर रहे हैं ये लोग। कृष्ण की सोच यही होगी, अगर कृष्ण सोचते हैं जानवरों के लिए तो। या आप जैसे लोग एनजीओ के थ्रू जुड़ के इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास नहीं करते? धर्म के गुंडे हैं इस देश में, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट साथ दे रहे हैं गुंडों का, उन गुंडों का जो पंजाब का विनाश कर चुके हैं, जो इस दुनिया का विनाश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा दिख रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हो रहे गलत कामों पे अगर आप आवाज़ उठाते हो तो लोग आ जाते हैं धमकाने? लोग धर्म की आड़ में चीजें कर रहे हैं। आज का हर इंसान दुर्योधन बना हुआ है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कोई नहीं रोक पाया उनको, दुर्योधन को। क्यों? वो लोग क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि उसने धर्म की आड़ में किया वो चीज़। और ये धर्म बचाने की बात करते हैं, ये कहाँ से आप आज धर्म बचा लेंगे? आपको धर्म का ज्ञान ही नहीं है कि धर्म है क्या। मैं तो इनको पाखंडी कहता हूँ, ऊपर पाखंडी कहता हूँ इन लोगों को, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। सो फंड्स कहाँ से आते हैं? ये पेड़ लाने का, खरीदने का, फिर उनको जीवित रखने के लिए बहुत सेवा करना पड़ता है। इन सब चीज़ों के लिए मोटिवेशन तो होना चाहिए और पैसों का भी सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे आगे। कैसे होता है? देखिए, आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है, ये रियलिटी है। तो हम 90% काम करके अगर 10% दिखावा कर लें, तो हमारे तो प्रेमानंद महाराज जी भी ये चीज़ कहते हैं कि जितना आप इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को वीडियोस के माध्यम से, उतना आगे आप पहुंच पाएंगे। मेरा यही तो क्वेश्चन है कि आप एक सपेरे को पुलिस स्टेशन ले गए जी, जहाँ पे सांप की तस्करी की जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो बैग्स बना रहे हैं, शूज बना रहे हैं, बेल्ट्स बना रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं। सो उनको पकड़ने के लिए वहाँ क्यों नहीं जा रही एनजीओ? हम इंसानों की सोच शुरू से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रही है। बहुत दर्दनाक बातें हैं ये सब चीज़ें। आपने कहा ना, सिगरेट पे लिखा भी है स्मोकिंग किल्स, फिर भी हम पिएंगे। अल्कोहल किल्स, फिर भी हम पिएंगे। तो अगर आप मेरे सामने अल्कोहल भी ले आई, मैं अपनी प्यास पूरी करने के लिए मैं वो पी सकता हूँ, मैं पी लूंगा। सोच तो ऐसी बढ़ती ना, हर चौराहे पे लिखा हुआ है, बोलो जुबान केसरी। आज का जो शो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हैं डॉक्टर साहिल शर्मा, जो कि पंजाब से हैं, जो पेड़, जानवर और वीगन से रिलेशनशिप रखते हैं। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है, क्योंकि आज हमने बात किया है रेड सैंड बोआ, जिसको लोग लक का फैक्टर मानते हैं, और ये इसकी कीमत लगभग करोड़ों तक में जाती है। इसके अलावा हमने और भी चीज़ों पे बात किया है जो कि आपके भविष्य को संजोता है। तो आज हम इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार जी, बहुत बढ़िया जी। आप बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहिल शर्मा जी। साहिल शर्मा, एनवायरमेंटलिस्ट साहिल शर्मा आप कह सकते हैं, जो लोग कहते हैं आमतौर पे। डॉक्टर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैंने जैसे ही आपका नंबर अपने मोबाइल पे सेव किया जी, उसमें लिख के आया डॉक्टर साहिल शर्मा। एक हमारे बहुत ही कह सकते हैं मूर्ख कह लीजिए या जुनूनी सज्जन हैं, शागिर्द हैं। वो कई बार वो बहुत अच्छा हमें मतलब चाहते हैं हमारे काम को। तो ट्रू कॉलर की सेटिंग्स करवाते हुए जब उनको दिखा कि हमारे मेडिकल स्टोर जो हमारा है, फार्मासिस्ट हूँ मैं, तो वहाँ पर लोग आके डॉक्टर साहब ये मेडिसिन चाहिए, डॉक्टर साहब ये मेडिसिन चाहिए।
तो वो भी एक दिन बैठे हुए थे, जनाब ने पूछा नहीं, गीछा नहीं, मैं नया फ़ोन लेकर आया था तो, या फ़ोन में नई सेटिंग्स करवा के लाया था, तो उनको फ़ोन दिया कि ट्रू कॉलर की सेटिंग्स कीजिए, इसमें नाम लिख दीजिए, नाम मेंशन कर दीजिए। तो जनाब ने एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर साहिल शर्मा पता नहीं क्या क्या भर दिया, जो कि चलो ठीक है, कोई उसमें बुरा भी नहीं है, मतलब नुकसान सही बात तो है। नहीं है। वैसे आप एनवायरनमेंट के डॉक्टर तो है ही हैं, पेड़ों के डॉक्टर तो है ही हैं। सो आज जो हम बात करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, मैं अगर प्रोफेशन बोलूँ तो शायद गलत है, इसे आप क्या बोलेंगे, जुनून बोलेंगे? ये मेरी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है जी। क्या बात है। सो स्टार्ट हम यहाँ से ही करते हैं। एनवायरनमेंट से आप जुड़े हुए हो जी, और साथ में आप वीगन भी हो। सो सबसे पहले मुझे दूसरा चीज़ बताइए कि ये वीगन शब्द कहाँ से आता है और कब से आप वीगन हुए? वीगन शब्द तो मैं कहना चाहूँगा वेस्टर्न कल्चर से ही आया है, लेकिन जो इसकी नींव है वो हमारे भारत देश की है। हमारे शास्त्रों में शुरू से हम पढ़ते आए हैं, अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध आप जान लीजिए या जैनियों को आप जान लीजिए, या हमारे सनातन शास्त्र ही अगर आप पढ़ लें तो सब में इसको तवज्जो ज़्यादा दिया गया है कि हमें किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बिल्कुल। अहिंसा को प्राथमिकता दी गई है हर जगह। तो हमें ये एक बेसिक ह्यूमन वैल्यू है। तो वीगनिज्म चाहे बाहर से आ गया, लेकिन जो उसका नींव है, उसका जो बेस है, वो हमारे भारत देश से निकला हुआ है। और वीगनिज्म एक लाइफस्टाइल है, ये कोई डाइट नहीं है, ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल है कि किसी भी जानवर को बिना नुकसान पहुंचाए या किसी भी प्राणी को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी ज़िंदगी जीना, बेमतलब का क्यों नुकसान पहुंचाना किसी को। ये सिंपल सा एक ज़िंदगी जीने का नज़रिया है, एक तौर तरीका है। कब से आप हैं वीगन? 3 मार्च को, ज़्यादा मेरे को याद है 5 साल हो गए हैं। 3 मार्च 2025 को मुझे 5 साल हो गए वीगन बने को। बीच में गलतियां बहुत हुई हैं, जैसे रसमलाई का मैं बहुत शौकीन था। शैना मुर्गी होती है हमारे वहाँ पे पंजाब में, तो एक मिठाई होती है, मैं उसका बहुत शौकीन था। तो एक बार मेरे बर्थडे पर मैं शैना मुर्गी ले गया अपने, जिस स्कूल से मैं पास आउट था 3 साल पहले था, तो 2-2.5 साल पहले मैं ले गया वहाँ पे, 3-4 साल पहले। तो वहाँ जाके शैना मुर्गी जब हमने सबको खिलाई, खुद भी खाई, शाम को मेरे को एहसास हुआ कि जो पेठा है, जो बिकॉज कोई पेठा भी लेके आया था घर पे खाने वाला, मीठा पेठा, तो मैंने पेठे के बारे में रिसर्च किया कि ये कैसे बनता है, तो पता लगा ये तो सब्जी से बनता है पेठा। जो कभी सोचा नहीं था कि इतना मीठा ऐसा एक डिज़र्ट है और ये सब्जी से बनता हो। फिर शैना मुर्गी का भी चाह रहा है कि ये किससे बनती होगी, तो फिर वो पता लगा पनीर से बनती है। तो ऐसी कुछ 4-5-10-15 गलतियाँ हुई हैं पिछले 5 सालों में, जिनका मेरे को दुख तो है, लेकिन इतना नहीं कि मैं अपने आप को वहीं पे थमा के वापस से एक वेजिटेरियन लाइफस्टाइल फॉलो कर लेता। हम वीगन लाइफस्टाइल वहाँ से उसको हमने बरकरार रखा हुआ अभी तक। क्या होता है वीगनपन? किसी भी जानवर से आने वाली ना कोई चीज़ आपने पहननी है, ना खानी है, और ना ही किसी जानवर की राइड करनी है। आप सुखना लेक पर देखेंगे कैमल राइड्स होती है, वो क्रूरता है जानवर के साथ। उसके नाक के अंदर बिल्कुल एक मोटा सुआ लेकर नाक के अंदर छेद कर देना, यहाँ से निकालना, उसके बाद रस्सी बांध देना, एक वो जो लेडीज पहनती है नथ डाल देना, ताकि उसको आप कंट्रोल कर सके। तो हु द हेल वी ह्यूमंस आर टू कंट्रोल समवन एल्स लाइफ? ईश्वर की जिंदगी को कंट्रोल करने वाले हम इंसान होते कौन है? हम ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अपने आप को कि सबसे टॉप पे इंसान है, बाकी जानवर जाए भाड़ में। हम इको पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे कि इंसान बराबर है, हम बराबर हैं, जानवर बराबर हैं। हर एक जीव जंतु जो इस धरती पर रह रहा है, उसका उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है इस धरती पर। सही बात है जी। सो वीगन रहते हुए आपको किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए? केवल मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट या और कुछ? दूध, दही, मक्खन, पनीर बहुत टाइम हो गया छोड़े को। शक्लें बहुत बार देखी इन चीज़ों की, लेकिन समय बहुत हो गया छोड़े को। शहद हो गया, उसमें फिर आता है, आप लगा सकते हैं। तो मीट मुर्गी तो वैसे ही है बिकॉज वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, हम कोई नहीं होते उनकी ज़िंदगी का हनन करने वाले। मटन वगैरह, शुरू से ब्राह्मण फैमिली रही है हमारी, तो इसलिए मीट मुर्गा अंडा तो वैसे ही कभी घर पे आया नहीं। और बस ये दूध दही हमारा एक्चुअली इंडियन जो खाना है वो बाय डिफ़ॉल्ट वीगन ही है। उसमें कुछ चीज़ें दूध से बनी हुई ऐड हुई पड़ी हैं, तो उन्हें निकाल दिया, दैट्स इट, लाइफ जी रहे हैं। क्या मुश्किल नहीं होता है आपको ऐसे वीगन रह के सरवाइव करना आज के टाइम पे?
मैं सरवाइव करने पे बात नहीं कर सकता, मैं जीने पे बात कर सकता हूँ। मैं देखिए, सरवाइव करना भी जीने की परिभाषा ही होगी एक तरह से, लेकिन इन दोनों में ये सरवाइव करना मतलब कि आपको बहुत मुश्किलों से अपना जीवन व्यतीत करना, जबकि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ शुरुआत के 2 महीने 1 महीना ही मुश्किल का था। जब हमने अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया तो फिर मुश्किलें नहीं आई, सब कुछ सॉल्व हो गया। पनीर की जगह आप टोफू लीजिए, सोयाबीन का पनीर आता है वो। घर पे मूंगफली का दही बनाइए, सोयाबीन का दूध बनाइए। हमारे पास बहुत ऑल्टरनेटिव्स है, बस हमारी नीयत नहीं है काम करने की। जब नीयत हो जाएगी तो सारे सॉल्यूशंस निकल आएंगे। चलिए, तो बट प्रॉब्लम मेरा ये है कि जैसे कि आपने कहा कि कुछ भी कभी भी नहीं खाना है, बट कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। आज के ऑल्ट्रेशन इतना हो गया है, आपके हर एक खाने में इतनी मिलावटी हो गई है, ना पनीर सही आ रहा है ना दूध आ रहा है। आप कह रहे हैं कुछ भी खाना ही नहीं है। केक आप नहीं खाते हो? बिल्कुल भी कभी नहीं, नहीं वीगन खाते। केक बनवाते हैं, ठीक है। कोकोनट मिल्क से। आप शादी में कभी गए हो जी। वहाँ पे कोई ऐसी सब्जी जिसमें पनीर नहीं होता है लेकिन उसमें क्रीम डाली हुई होती है, तो आप ऐसे कैसे निर्धारित करते हो कि इसमें क्रीम नहीं है? मेरी एक छोटी सी आदत है, ऐसी गंदी आदत कह सकते हैं इसको आप, कि मैं शादी में रोटी खाता नहीं हूँ। अच्छा। सब्जी रोटी नहीं खाता वहाँ पे। फिर हम फास्ट फूड एंजॉय करते हैं जितना मर्जी हम कर सकें। फल ना शगुन में डाल रहे हैं उनको, शगुन डाल रहे हैं इतना दे रहे हैं, नाले हम सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा फास्ट फूड चलता है। मैं वैसे बाहर का कुछ नहीं खाता, लेकिन वहाँ पे जाके हो जाता है कि चलो यार फास्ट फूड एंजॉय करते हैं आज। तो उसमें टिक्की हमारा फेमस, टिक्की बहुत मेरे को पसंद है, आलू टिक्की। तो वो हम बिना दही के ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हल्की सी मीठी चटनी ज़्यादा डलवा लेंगे तो दही की याद वैसे ही नहीं आएगी, चटनी का स्वाद आएगा। एंजॉय कीजिए। तो कुल मिला के ये है कि वीगन रहना बहुत ऐसा मुश्किल नहीं कि हो ही नहीं सकता। मैं कर रहा हूँ आपके सामने, 24 साल का मैं अभी हुआ हूँ 3 महीने पहले, और मैं पिछले आप लगा लीजिए 5 साल से वीगन हूँ। तो अराउंड 20 साल की उम्र से मैंने 19 साल की उम्र से मैंने वीगनिज्म अडॉप्ट किया था। हाँ, जब मैं 20 का हुआ था उस वक्त से आज 5 साल हो गए हैं, आपके सामने ही डटे हुए हैं इस के साथ। नहीं, वो तो दिख ही रहा है। और जब वो कहते हैं ना कि पंजाबी जो मुंडे होते हैं दिखने चाहिए, वो दिख रहा है। जी बिल्कुल दिखेगा जी। अभी तो आपको मैं 2 महीने पहले नहीं मिला, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आप मेरे को मिलते तो आपको और अच्छा एक अटायर मिलता। अच्छा। मेरे फेस का भी। अभी तो ये सारा कुछ निकलवा दिया। ग्रेट। तो चलो, आपने बताया कि वीगन जो है ना ये सालों से चला आ रहा है, हमारी शास्त्रों से चला आ रहा है, आपने ये बोला। अब यहाँ पे वैल्यू इसकी जो बेसिक वैल्यू है वो शास्त्रों में चली आ रही है कि किसी भी प्राणी के साथ किसी भी तरह की बेमतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए हमें। जी। कृष्ण भगवान थे जी, गाय पालते थे, बिल्कुल जी, माखन खाते थे, बिल्कुल जी। तो क्या माखन खाना अलाउड नहीं था? भगवान कृष्ण जो थे ना वो भगवान थे, और भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। अगर मैं आपको भी बोलूं कि आइए भगवान की कॉपी करें यहाँ पे भी, इस केस में भी, तो क्या आप उठा पाएंगे? भगवान को कॉपी करना नहीं चाहिए, भगवान की टीचिंग्स को देखना चाहिए। और कहीं भी किसी भी ग्रंथ में भगवान ने ये नहीं लिखा कि आप दूध पीजिए या आप मक्खन खाइए। आप एक ग्रंथ दिखा दीजिए मेरे को जहाँ पे ये लिखा हो, मतलब भगवान का रचा ऐसा रचा या ऋषि मुनि का रचा ऐसा ग्रंथ, मतलब शास्त्रों के हमारे उसमें से, जहाँ पे लिखा हो कि आप मक्खन खा सकते हैं। साहिल जी कोई बात नहीं, मैं हज़ारों साल बाद कोई ये रुपेश जी होंगे आपसे सवाल पूछेंगे, आप उनको जवाब दीजिएगा कि हाँ मैं मक्खन खा सकता हूँ, उस ग्रंथ में लिखा हुआ, लेकिन किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। हाँ, हम ऐसा उस टाइम पे भगवान जो थे, भगवान गाय माता को जैसे वो पालते थे, गौपालक थे वो। तो उस वक्त पे होता क्या था कि गौ माता को भी पता था कि वो भगवान हैं। गौ तो जानती हैं, गौ माता तो जानती थी ऑब्वियसली वो भगवान का अवतार हैं, कृष्ण जी या राम जी या जो मर्जी हैं हमारे भगवान। तो उनको पता है वो भगवान का अवतार हैं, वो सब जानती हैं। वो खुद अपना दूध ऑफर किया करते थे कि मेरा बच्चा बाद में पी लेगा, आप भगवान आप पहले पीजिए। और आज के टाइम पे जो लोग प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ, खोया, पनीर या कुछ भी ऐसा चढ़ाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो सब क्रूरता है बहुत बड़ी। अगर मैं इसमें आपके साथ डिटेल में बात करूं तो डेयरी इंडस्ट्री पे एक मूवी बनी है माँ का दूध, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपने देख लिया वो मूवी, एक बहुत अच्छे PhD स्कॉलर साइंटिस्ट लेवल के व्यक्ति हैं, उन्होंने सारा रिसर्च वर्क करके इंडियन डेयरी इंडस्ट्री पे, गौशालाओं पे वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आप एक बार देखिएगा माँ का दूध,
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में, उस देश में जिस देश में गाय को माता माना जाता है, इस माता का क्या हाल किया हुआ है हम लोगों ने। एक माँ तभी दूध पैदा करेगी जब वो एक बच्चे को जन्म देगी, चाहे वो इंसानी माँ हो, चूहिया हो, कुतिया हो, हिरनी हो, या शी एलिफेंट हो, या शी बियर हो। कोई भी मैमल फीमेल है तो वो तभी दूध पैदा करेगी, ब्रेस्ट मिल्क पैदा करेंगी जब वो बच्चे को जन्म देंगी। बिल्कुल। अब उससे बच्चे को जन्म दिलवाने के लिए स्पेसिफिकली एक अच्छी क्वालिटी का मेल स्पर्म लाया जाएगा। वो इतना लंबा इंजेक्शन लेके, 3 फुट का इंजेक्शन लेके, उसके पहले तो एनस के अंदर वो हाथ डालेंगे, सर्विक्स को नीचे करेंगे, और दूसरे हाथ से वो इंजेक्शन लेकर वो उसके वेजाइना के अंदर डाल के सर्विक्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे वो मेल स्पर्म्स का इंजेक्शन, ताकि बच्चा जो हो वो हाई क्वालिटी का पैदा हो, ताकि अच्छा क्वालिटी का दूध हमें उस बच्चे से 2-3 साल बाद मिल सके। अब अगर यही चीज़ हमारे इंसानी समाज में की जाए किसी के साथ, हम इसे रेप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिकॉज बिना आपने देखो उस बेचारी माता को कैसे खंबे के साथ बांध के या किसी जगह पर रस्सी से बांध कर आप एक सांड को भी लेके आ रहे हो, ज़बरदस्ती मीटिंग करवा रहे हो। फिर बहाना ये लोग देते हैं कि यार उसकी नीड है, ये उसका नीड है, उसकी डिज़ायर है। मैं मानता हूँ उसकी डिज़ायर है, लेकिन उसे अपनी डिज़ायर खुद से फुलफिल करने दो। जंगलों में वो सब जानवर सब सेफ हैं, सब खुश हैं, वो अपना सर्वाइव करना जानते हैं। आप इंसानों की ज़रूरत नहीं है जानवरों को, पर हमने अपनी ज़रूरतों के लिए उन्हें रखा हुआ है। अब जब वो बच्चे को पैदा करेगी तो दूध किसके हिस्से का होगा? वो इंसानों के लिए हो रहा है, उसके ही बच्चे के हिस्से का होगा, लेकिन मिलेगा किसको? हम हैवानों को, हम इंसानी हैवानों को। और जब मैं देखता हूँ ना, गोपाष्टमी वाले दिन हमारे घर के पास गौशाला है, वहाँ जब लेडीज जा रही होती हैं, गौ माता के पैर इधर करो, फिर बंदा एक जोर से खींच के पैर आगे करता है उसके पैरों को नमन करने के लिए। क्या आप नमन आपने करना है? अब आपके द्वारा जो नमन हो रहा है उसमें भी आप ही जबरदस्ती कर रहे हो उसके गौ माता के साथ। चलो वो तो बहुत छोटी बात है, जो मैंने आपको भी बात बताई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाली, जो ये हो रहा है जबरदस्ती पैदा करवाने को बच्चे, ये गलत है, ये बहुत गलत है। और गौशालाओं की एक बार आप हालत देखिए, किस तरीके से उन बछड़ियों को या उन बछड़ों को रखा जा रहा है एक पैथेटिक कंडीशन में, गोबर में वो घूम रहे हैं, उन्हीं का यूरिन में वो घूम रहे हैं। ये हालत है गौशाला की। वो कृष्ण भी ऊपर से गालियाँ निकाल रहे होंगे कि मैंने क्या सोचा था, मैंने गौ पालन कैसे किया था, और मेरा नाम लेके ये लोग कैसे कर रहे हैं। ये ढोंगी बना रहे हैं अपने आप को भी, और मेरे को भी ढोंगी साबित कर रहे हैं लोग। कृष्ण की सोच यही होगी, अगर कृष्ण सोचते हैं जानवरों के लिए। तो ये सच्चाइयाँ मैंने देखी हुई हैं। मेरे फोटोज़ वीडियोस थे, एक्चुअली मेरा फ़ोन थोड़ा चोरी हो गया लास्ट वीक, तो तभी करके वो चीज़ें अब नहीं रही, लेकिन मैं फिर इकट्ठे करूँगा। जियो टैग फोटोग्राफ्स थी मेरी गौशाला के अंदर की, कि सामने, और उसके थनों को मशीन लगा के दूध निकाला जा रहा है। अपनी माता के साथ भी क्या तुम लोग ऐसा करोगे क्या? कितनी लज्जाजनक बात है। एक दूध पैदा करने वाली मशीन बनाया हुआ गौ माता को। आप या आप जैसे लोग एनजीओ के थ्रू जुड़ के इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास नहीं करते? धर्म की वैल्यू आ जाती है वहाँ पे। लोग धर्म की आड़ में चीज़ें कर रहे हैं। आज का हर इंसान दुर्योधन बना हुआ है। जनाब दुर्योधन ने शरेआम द्रौपदी जी का वस्त्र हरण किया उन धर्मपरायण लोगों के बीच में बैठकर। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कोई नहीं रोक पाया उनको, दुर्योधन को। क्यों? धर्म ज्ञाता होने के बावजूद भी वो लोग क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि उसने धर्म की आड़ में किया वो चीज़। धर्म की आड़ में आज भी अधर्म हो रहे हैं। आज भी आपको हर गली में, हर घर में दुर्योधन मिल जाएंगे। धर्म की आड़ में हमारी गंगा नदी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, विनाश किया जा रहा है, प्लास्टिक फेंका जा रहा है। कहाँ से आप आज धर्म बचा लेंगे? आपको धर्म का ज्ञान ही नहीं है कि धर्म है क्या, और ये धर्म बचाने की बात करते हैं। ये मैं तो इनको पाखंडी कहता हूँ, मुँह पर पाखंडी कहता हूँ इन लोगों को, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, अहिंसा फैलाने वाले लोग हों। मैं तभी करके धर्मों में विश्वास नहीं करता, क्योंकि आज के जो ये धर्म है ये इंसान के बनाए हुए धर्म है। इनका कोई, मैं ज़्यादा इसके ऊपर वैसे बात तो करूँगा नहीं, बिकॉज फालतू की कंट्रोवर्सी पहले ही बहुत है और खड़ी हो जाती हैं, यहाँ पे पाखंडी लोग खड़ी कर देते हैं। लेकिन एक ही धर्म है जो इंसान द्वारा नहीं बल्कि भगवान द्वारा बनाया हुआ है, उस परम पिता परमेश्वर द्वारा बनाया हुआ है, वो है इंसानियत का धर्म।
जहाँ इंसान के बनाए धर्म आगे, वहाँ पे इंसानियत जिंदा रहती नहीं है। ये लोग तो जब लंगर भी खिलाते हैं, अच्छा किसी भी धर्म के लोग हों, तो प्लास्टिक में खिलाते हैं। इंसान को तो सोच लेंगे, जो कि कैंसर का कारण है। इंसान का सोच लेंगे कि यार चलो इंसानों को आज पेट भरते हैं। हालांकि आधी जनता ऐसी होती है जो घर से पेट भर के आई होती है। वैसे यार मुंह मीठा करने को कड़ा प्रसाद खा लिया है, रास्ते में चावल बन रहे हैं मीठे, वो खा लिए, खीर खा ली रास्ते में मिल रही है तो। पर जो प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हो, वो प्लास्टिक आप फेंक रहे हो, वो कहाँ जाएगा? एक मैंने वीडियो डाल दिया था गुरुपुरब के ऊपर, 2 जनवरी या 3 जनवरी को ये चीज़ लंगर लगा हुआ था कहीं पे हमारे राजपुरा शहर में। तो जब मैंने वीडियो पोस्ट किया कि देखो कितनी शानदार सेवा चल रही है, गुरु नानक देव जी एक सेवा चला कर गए उस टाइम पे, और आज तक वो सेवा बरकरार है। करोड़ों तो नहीं, करोड़ों से भी ज़्यादा, पता नहीं कितने गुना ज़्यादा वो लोग अपना पेट भर चुके होंगे आज तक इस लंगर सेवा के माध्यम से, गुरुपुरब पर या आम तौर पर भी गुरुद्वारा में जाकर। लेकिन ये सेवा तो बहुत अच्छी है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने एक और चीज़ बोली थी, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। पवन जो हवा है वो गुरु के समान है, पानी पिता के समान है, और धरती माता के समान है। और इसी पवन, पानी और धरती का आप विनाश कर रहे हो प्लास्टिक यूज करके। जब मैंने उनसे पूछा जाके भाई साहब से, जो झाड़ू मार रहे थे वहां पर, प्लास्टिक को साइड पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह में फेंक रहे थे, तो कि भाई साहब ये प्लास्टिक आप क्या करोगे? आप कहते इसको जला देंगे। मैं कहा जलाओगे तो फिर एयर पोल्यूशन होगा। तो चलो थोड़े समझदार निकले उन जैसे लोग, उन लोगों जैसे नहीं निकले जो कहते हैं कि पराली का पोल्यूशन भी हो रहा है, उसको भी रोको, इंडस्ट्रीज भी कर रही हैं, उसको भी रोको। ब्लेम गेम नहीं खेला इन्होंने बोला कि चलो शिफ्ट कहीं फेंकवा देंगे और कहीं फेंकवा देंगे। मैं कहा प्लास्टिक तो रहेगा, पर यहाँ पे तो अगर आप उसको आग लगाओगे तो वो प्लास्टिक का सारा वेस्ट हवा में जाएगा, हवा में शिफ्ट हो जाएगा, लैंड से एयर पोल्यूशन। अगर आप उस प्लास्टिक को यहाँ से उठा के कहीं और फेंकवा दोगे तो प्लास्टिक फिर भी शिफ्ट ही होगा, हमेशा के लिए डिस्कार्ड नहीं होगा, बिकॉज वो नेचर से आई हुई चीज नहीं है। वो गंध अब सदा के लिए, अनंत काल के लिए वो गंध का गंध रह जाएगा इस धरती के ऊपर, और धरती पर बोझ बन के पड़ा रहेगा। ये आपकी वैल्यू। तो जब मैंने वीडियो पोस्ट किया, शुरुआत का उन्होंने पॉजिटिविटी नहीं देखा, बल्कि लास्ट का जो 10% मैंने पार्ट बोला था कि ये शिफ्ट होगा, गंद वगैरह, पोल्यूशन हो रहा है वगैरह वगैरह, वो 20 लोग घर पहुंच गए गाड़ियां भर के, 3 गाड़ियां भर के 20 लोग घर पे आ गए कि वीडियो डाला वो लड़के ने, कहाँ है लड़का, वो बुलाओ उसको। अच्छा। अब मैं पास के शहर में गया, मैं जरकपुर तक आया हुआ था, अब मैं कैसे आता वापस, किसी काम के लिए मैं आया था। तो चलो उनको बड़ी मुश्किल से मनाया, कहता सॉरी बोलो। मैं कहा सॉरी तो बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, बिकॉज आई एम राइट एट माई प्लेस एंड यू माइट बी राइट एट योर प्लेस, बट यू आर नॉट राइट, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। तो फिर जाके एक अपॉलॉजी बोलते हुए कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो मेरे इस सच्चे वीडियो से, तो आई अपॉलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, लेकिन मैंने कहीं गलत नहीं बोला था, जो मेरी वैल्यूज थी वो बिल्कुल ठीक थी। ऐसा तो लोग करते हैं आपके सामने। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हो रहे गलत कामों पे अगर आप आवाज़ उठाते हो तो लोग आ जाते हैं धमकाने? अरे मतलब ये बहुत ही शर्मनाक बात है उन लोगों पर। ऐसे लोग गुंडे होते हैं, धर्म के गुंडे कहता हूँ मैं ऐसे लोगों को, कि आप एक तरफ एक बहुत ही प्यारी पीसफुल चीज़ कर रहे हो, लंगर सेवा कर रहे हो, और अगर तुमको किसी बंदे ने थोड़ा समझा दिया, चाहे समझाने के प्रयास किया, समझाने का उसने एक वीडियो के माध्यम से तुम्हारी पहले तारीफ करके, 1 मिनट का वीडियो, और 1 मिनट के वीडियो में 50 सेकंड तुम्हारा तारीफ किया गया कि कितना शानदार हो रहा है ये, और 10 सेकंड का तुम्हारे ऊपर मॉक किया गया कि अगली बार ये चीज़ ना हो, ये इसका क्या होगा, इस प्लास्टिक का कहाँ शिफ्ट करोगे इसको। अगर फैक्ट्स शेयर किए, आपको फैक्ट्स से समझना चाहिए, ना कि फैक्ट्स पर नाराज होके अपनी बेवकूफ़ी को और चरम सीमा तक ले जाना चाहिए। धर्म के गुंडे हैं इस देश में, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी तक हार नहीं मान पाया, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ पर्यावरण के लिए, उन जीव जंतुओं के लिए जिनका हमने और हमारी पिछली जनरेशन ने घर छीन लिया, पेड़ छीन लिए। पेड़ घर हैं, पेड़ खाना है, उस पर फ्रूट्स लगने हैं, उस पर फ्लावर आने हैं, उन फ्लावर्स में से कितना रस, कितनी मधुमक्खियाँ पी के जाएंगी, कितनी तितलियाँ पी के जाएंगी। हम सबका खाना छीन रहे हैं पेड़ों को काट कर। इतना बड़ा हैवान इंसान बन जाएगा, कभी उम्मीद नहीं की थी। अभी मैं इस पे आऊँगा, पेड़ काटने और इसको कैसे बचाने के बारे में बात किया जा सके, इस पे आऊँगा। मैं प्लास्टिक पे और थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, क्योंकि प्लास्टिक वाला एक बहुत बड़ा मैटर है। आज गवर्नमेंट बात करती है ग्लोबल वार्मिंग पे, राइट, लेकिन ये जो एक मैटर है, ये प्लास्टिक वाला, ये हर तरीके से हमारे
फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है हर जी। तरीके से। तो इसको रोकने का तरीका, मतलब ये वही वाली बात है कि सिगरेट पे लिखा है कि सिगरेट पीना मना है, लेकिन उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, बनने भी दिया जा रहा है। तो इसको रोकने का तरीका हायर अप से क्यों नहीं आता? हम इंसानों की सोच शुरू से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रही है। आपने कहा ना सिगरेट पे लिखा भी है स्मोकिंग किल्स, फिर भी हम पिएंगे। अल्कोहल किल्स, फिर भी हम पिएंगे। गुटखा में भी लिखा है कैंसर होता है। कैंसर होता है और बहुत भद्दी सी शक्ल बनी होती है उस पर, फिर भी हम उसको खाएंगे। मैंने अंकल को बोला, अंकल वो शक्ल दिखती है आपको? एक रास्ते में मिले थे बस में ट्रैवल करते हुए, कहते हाँ बेटे। मैंने कहा फिर क्या अभी भी? कहते हाँ। ये एक्सक्लेमेशन देते हैं आगे से लोग, कहते एक्चुअली लोगों को आदत पड़ चुकी है। ये जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना लोगों को, एक्टर्स कर रहे हैं, एक्टर्स इतना गंदा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आज बच्चों से भी एक दिन पूछा गया कि भाई तुम, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बच्चे से पूछा गया भाई तुम 19-20 साल का होगा कि तुम ये सिगरेट पी रहे हो, क्या हो रहा है इससे, मतलब क्यों पी रहे हो छोटी एज में? तो कैंसर हो जाएगा। सलमान खान को तो नहीं हुआ, शाहरुख खान को तो नहीं हुआ। तो शाहरुख खान जी गुटके के वो कर रहे हैं, या जिसका भी वो कर रहे थे विमल पान मसाले की, तो मैं तो हैरान था कि ये मतलब ये सोच है आज के यंगस्टर की कि शाहरुख खान पीता होगा या खाता होगा, गुटखा खाता होगा शाहरुख खान। ये सोच है उसकी, जो आगे से कह रहा है कि शाहरुख खान को तो नहीं हुआ अभी तक कैंसर। देखिए बच्चों की सोच तो ऐसी बढ़ती ना, हर चौराहे पे लिखा हुआ है बोलो पैसा, बोलो जुबान केसरी। आपको पैसा मिल रहा है, हाँ, सरकारों को पैसा मिल रहा है टैक्स से, उस पर इतना टैक्स लगाया हुआ है सरकारों को, इतना पैसा, मतलब अनबिलीवेबल इट इज कि सरकार इतना पैसा एजुकेशन पे नहीं लगा रही जितना पैसा इनसे ले रही है। आप उतना पैसा गंगा को साफ करने में लगाओ, आप यमुना को साफ करने में लगाओ, उन फैक्ट्रियों को बंद करने में लगाओ जो इनको पॉल्यूट कर रही है शरेआम। हमारे पंजाब में बुड्ढा दरिया पूरा का पूरा गंदा हो गया है, उसको अंदर केमिकल वेस्ट डाल के लोगों ने उसके अंदर उसको जहरीला बना दिया है, और वही सतलुज में मिलता है, और सतलुज जाके कहाँ तक जाती है, राजस्थान तक वो कैंसर भरा पानी पहुंच रहा है हमारा। हम कुछ नहीं कर पा रहे। लखा सिधाना जी ने 3 दिसंबर को हमारा जन्मदिन था, हम जा नहीं पाए, उन्होंने एक मुहिम चलाई बहुत बड़ी। मेरे को उनका बैकग्राउंड ज़्यादा पता नहीं वो कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन उस दिन मैं उनके साथ था अंदर से, कि एक बंदे ने एक बुलावा दिया और हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे उस जगह पर, उस फैक्ट्री को बंद करवाने के लुधियाना में। तो ऐसे लोग आते हैं, लेकिन और उस दिन लखा सिधाना को ही गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और उसको उस लोकेशन में पहुँचने नहीं दिया। गवर्नमेंट साथ दे रहे हैं गुंडों का, उन गुंडों का जो पंजाब का विनाश कर चुके हैं, जो इस दुनिया का विनाश कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा दिख रहा है, टैक्सेस के थ्रू पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट लेती जा रही है, और वही पैसा हम पे लगा रही है और खुद भी अपने जेब में डाल रही है। अंदर की बहुत सच्चाई है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन समय हमारे पास थोड़ा कम होगा शायद, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, घपला हर जगह हो रहा है हमारे राजपुरा में। चलो मैं आपको क्या बताऊँ उसके बारे में भी, कहाँ घपला हो रहा है, इतने घपले हो रहे हैं, इतना पैसा खाया जा रहा है, इतना पैसा कि मेरा खुद का विश्वास उठ गया कि यार सिर्फ इतना कमाऊँगा कि कभी टैक्स ना देना पड़ जाए, क्योंकि हमारा टैक्स जाना वेस्ट ही है। नहीं ऐसा खैर नहीं, क्योंकि हमारे टैक्स से कुछ अच्छे काम भी होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने कभी जीवन में कभी ऐसा गलत काम किया है जो आपको पछताने को, कुछ जैसे शराब पीना, स्मोक करना, कुछ गुटखा खाना, कभी? नहीं किया। बहुत अच्छा जिंदगी में नहीं, बिकॉज ये चीज़ें आपको आदत लगा देंगी, और एक चीज़ की आदत पड़ गई ना तो आदत छूटनी बहुत मुश्किल है। अपने आप को मैंने एक अलग ही जिंदगी दी हुई है, अपनी जिंदगी को आप कह लो अलग ही मोड़ दिया हुआ है कि पेड़ पौधे लगाओ, इनके लिए सेवा करो। मैं बहुत अहिंसावादी व्यक्ति हूँ, मैं कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, हाथापाई कभी हुई भी नहीं बहुत टाइम, बहुत मतलब 24 साल की एज हो गई, इस लोगों को बच्चों का गर्म खून होता है इस उम्र में तो, लेकिन हमारा गर्म खून हमारे में भी है, लेकिन मैं उसको सही दिशा में लेके गया हूँ, मैं उसको गलत दिशा में यूज़ नहीं कर रहा। कोई पेड़ काटता है, फिर मैं अपने कई बार मैं एंगर वहाँ पे निकालता हूँ, एग्रेशन वहाँ पे निकलना चाहिए, खुद के लिए क्यों निकालना। करना है, जिंदगी जीनी है तो दूसरों के लिए जियो, कुछ करके जाओगे, कुछ करके तो मरोगे ना। एग्रेशन अगर निकालोगे किसी के लिए निकालो, किसी का फायदा हो। और वो पेड़, एक इंसान को तो मैं फ़ायदा कर दूंगा आराम से, बड़े आराम से, उसको खाना खिला के, या उसको एक नौकरी दिलवा के, या उसको कुछ भी बिजनेस करवा के, कुछ भी करवा के, लेकिन जो एक पेड़ है वो पेड़ का फ़ायदा
अगर मैंने कर दिया तो पेड़ आगे लाखों जीव जंतुओं को फ़ायदा देगा, खाने को देगा, रहने को देगा। मतलब आप लगा नहीं सकते एक पेड़ कितनी अद्भुत चीज़ है। भगवान है पेड़। हमारे शास्त्रों में तभी करके पेड़ों को भगवान कहा गया है। ये ऋषि मुनियों के रूप हैं और फिर भी लोग इनको काटते जा रहे हैं। कहाँ चली गई इंसानियत? मैं आज भी सोच रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मैं चाहता तो अपनी नॉन एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा सकता था इस सिल्वर बैंगल के ऊपर, लेकिन मैंने क्यों लिखवाया मदर नेचर इज़ गॉड। आगे पंच महाभूत, हवा, पानी, अग्नि, आकाश और धरती, मेरे को इनसे प्यार है। मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। इनको देख के मेरे को बाबा मोटिवेशन मिलता है कि इनके लिए ज़िंदगी जीनी है, इनके लिए जीना है और इनके लिए मरना है। कहाँ से सीखा है आपने? एक तो होता है संस्कार, एक होता है सीखना। तो ये सीखा है या संस्कार है माँ बाप के? संस्कार तो देखिए, मैं संस्कार सिर्फ इतने हैं कि किसी से झगड़ा नहीं करना। बस माँ बाप ने तो इतना पेरेंट्स ने सिखाया कि झगड़ा नहीं करना किसी से, क्योंकि बहुत सी बुरी वैल्यूज़ भी फैमिलीज़ में होती हैं हर जगह जो बच्चों में आ सकती है। मैं ला सकता था लेकिन मैं वो कुछ नहीं वैल्यूज़ मैं वो वैल्यूज़ नहीं लेके आया अपने अंदर। एक वीडियो देखा था 2019 अगस्त में। बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके आज मिलियंस में फॉलोअर्स हैं हर जगह, वो हस्बैंड वाइफ के। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था। वो वीडियो देख के ऐसा अपने लाइफ मैंने चेंज किया कि पेड़ लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने समझाया कि प्लास्टिक बंद करो, अपना कंज्यूमरिज्म कम करो और वीगन बन जाओ और पेड़ लगाओ। कुछ समझ नहीं आया, 19 साल का था, अभी कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ पेड़ लगाना समझ आया। बिकॉज शुरुआत हम ICC से मैं पढ़ा हूँ और 4th-5वीं क्लास से हमें पढ़ाना शुरू कर देते हैं उसके बारे में कि पेड़ लगाना अच्छी बात है, पेड़ लगाने चाहिए, प्लांट मोर ट्रीज। तो कभी लगाया नहीं था, बस वो चीज़ जहन में आई कि यार अच्छा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। मैं तो वैसे एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, गर्मी तो बढ़ रही है समय के साथ साथ, मेरे को दिख रहा है। तो उस चीज़ को अपने अंदर लाया, सेवा भावना शुरू की और पेड़ लगाने शुरू किए। 100 पेड़ों का टारगेट रखा था उस टाइम पे। मैं कहा 100 पेड़, अभी तो एक पेड़ लगाया घर के बाहर, अभी 99 पेड़ पड़े हैं। 99 कहाँ लगाऊंगा यार। लेकिन आज सक्सेसफुली 21,000 पेड़ मैं लगा चुका हूँ, जिनमें से हमारे 18,000 पेड़ जिंदा हमने रखे हुए हैं। क्योंकि पेड़ों को आप लगा लो कि लाखों पेड़ में लगा सकता था अभी तक पिछले 6.5-5 सालों में, लेकिन हमने पेड़ों की गिनती नहीं बढ़ानी, हमने जिंदा पेड़ों की गिनती बढ़ानी है। पेड़ जिंदा भी रहने चाहिए। पेड़ हैं तो हम हैं। मतलब नाम के लिए पेड़ नहीं लगाना है, काम के लिए पेड़ लगाना है। एग्जैक्टली, काम के लिए पेड़ लगाइए। आज आप पेड़ को सपोर्ट दीजिए, कल वो पेड़ आपको सपोर्ट देगा। बिल्कुल सही बात है। और मेरे मरने के बाद भी वो पेड़ जिंदा रहेगा मेरी याद में। सबसे अद्भुत बात ये है। मे भी आपके बच्चे और उनके बच्चों को भी छाया देगी और बहुत कुछ देगा। हम तो चाहते हैं बच्चे ना ही करें, बिकॉज पॉपुलेशन पहले ही बहुत बड़ी हुई है। और ऐसी दुनिया जहाँ पर अब 10 साल बाद आज आपको दिख रहा है कि परिस्थिति कैसी पहुँच गई है। मैं फिर भी मतलब पॉपुलेशन क्यों बढ़ाऊंगा उस चीज़ को लेके कि मेरे को दिख रहा है कि आज गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दियों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, रेनफॉल पैटर्न्स बदलते जा रहे हैं। इतने हार्श कंडीशंस में हम सर्वाइव करने वाले आने वाले टाइम में, मैं अपने एक बच्चे को उस कंडीशन में क्यों लेके आऊँ जहाँ पर उसके लिए सर्वाइव करना और मुश्किल हो जाए, अगर हमारे लिए आज मुश्किल हो रहा है। तो आप बच्चे नहीं पैदा करेंगे? अभी तक तो यही विचार है भाई, विचार बदलते हुए समय लगता नहीं है, कोई पता शादी नहीं। करेंगे? क्या कह सकते हैं। चलो नाम बताइए और फिर काम बताइए। जी, तो काम पहले बताएं, बिकॉज हमारा नाम काम से बनता है। हम पेड़ लगाते हैं अपनी संस्था के माध्यम से, और जितने भी अभी तक जंगल लगा चुके हैं माइक्रो फॉरेस्ट, वो अपनी संस्था के माध्यम से ही लगाए हैं। हमारे पहले माइक्रो फॉरेस्ट का तो जो अगर मैं आपको फोटोग्राफ भेजूं तो आप शायद आपको विश्वास ना हो कि 1 साल में वो 2 फुट का पेड़ 20 फुट का कैसे बन गया। 3 सालों में, सॉरी, वो 3 सालों में 1 फुट का पेड़ 20 फुट तक पहुंच गया। और एक जंगल ऐसा छोटा सा एक माइक्रो क्लस्टर हमने खड़ा कर दिया कि सितंबर में दैनिक भास्कर ने अपने फ्रंट पेज पर वो चीज़ पब्लिश की, जो कि हमारे लिए बहुत प्राइड की बात थी। और हमारे NGO का नाम है सल्यूट द ट्रीज़। तो इसके माध्यम से हम अभी तक वृक्षारोपण कर रहे हैं। इससे पहले जो मैं वृक्षारोपण कर रहा था 2019 हाफ,
2020 फुल और 2000 आप लगा लो 21 की शुरुआत के 4 महीने अपने खुद के बलबूते पे करता रहा, कुछ सैकड़ों पेड़ लगाए। लेकिन उसके बाद 21 में हमने अपना एनजीओ रजिस्टर करवाया, 1 अप्रैल था वो दिन, और अभी हमारा 4था फाउंडेशन डे आ रहा है जल्दी, और उस दिन हम पेड़ लगाएंगे। आप भी उसमें ज़रूर अपने चरण प्लीज़ लाइएगा और अपने सब परिवार लाइएगा, टीम को लाइएगा, ताकि हम आपके हाथ से आपकी अगली जनरेशन के नाम का पेड़ लगवा सकें। हमारा इंस्टाग्राम है द नेचरहॉलिक गाय, और हम पेड़ बचाने का भी काम करते हैं। तभी करके हमारे शहर राजपुरा के कुछ लोग हमसे नफरत भी करते हैं, वो लोग जिन लोगों को हमने पेड़ काटने से कभी ना कभी रोका हो। क्योंकि फिर बिकॉज आप पेड़ मेरे परिवार है, आप मेरे परिवार को वहीं मेरे एक पेड़ का कत्ल कर रहे हो, उसको मर्डर कर रहे हो, और मैं आपको आके इतना भी ना कह सकूं कि भाई साहब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, बाद में आपके खिलाफ मैं पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाऊंगा, अभी कभी रोक दो इसको। तो अगर मैं अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं आपको वार्न कर सकता, फिर तो मरा हुआ जानूं मैं अपने आप को। पर मेरी ज़मीर जिंदा है, और जिंदा ज़मीर लेके मैं पैदा हुआ, चाहे नहीं था, लेकिन अब मेरी ज़मीर जिंदा है 3 साल से, और 3 साल से मैं लगातार पेड़ों को बचाने का काम कर रहा हूँ। मुश्किलें बहुत आई मेरे पे, पिछले 1 साल में तो बहुत दिक्कतें आने लगी थी, लेकिन मैं सब दिक्कतों को ओवरकम करके आज आपके सामने बैठा हूँ। सो फंड्स कहाँ से आते हैं ये पेड़ लाने का, खरीदने का, फिर उनको जीवित रखने के लिए बहुत सेवा करना पड़ता है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। आपने कहा कि 24 साल की एज में आप पेड़ 21,000 लगा जी। चुके हैं, आपने जंगल भी बनाए हैं। जी। सो इन सब चीज़ों के लिए मोटिवेशन तो होना चाहिए और पैसों का भी सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप जी। कर पाएंगे आगे। कैसे होता है? जी, एक सोर्स जो हमारा पेड़ों का है मैं वो रिवील नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो मेरा वो सोर्स शायद बंद हो जाए। हमारे शहर के जो मालिक अपने आप को समझते हैं वो शायद ये सोर्स बंद करवा दें। दूसरा सोर्स है पब्लिक फंड्स। आप लोग, किसी का बर्थडे आया तो हालांकि हमने कभी कंडीशनल ट्री प्लांटेशन नहीं रखा। हमारी एक नई मेंबर थी दीप, उनका बर्थडे था अभी, हमने कभी कंडीशन नहीं रखी किसी के सामने, ना उनके सामने। वो आई, प्लांटेशन किया, हमने बिल्कुल एक बार भी नहीं कहा कि अब आपको हमको इतना फंड कीजिए। हर किसी की अपनी इच्छा होती है करने की फंड, तो हम हर व्यक्ति अपनी इच्छा से, किसी ने 2100, किसी ने 5000, किसी ने 50,000 तक भी। और मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं 22 साल का था 2022 में, जब हमारे पास पहली बार 1,20,000 का फंड आया था। वो भी मेरी फेस वैल्यू को देख के। ट्विटर पे एक लेडी मिली थी हमें, तो उन्होंने हमें, वो कॉर्पोरेट लेडी है नोएडा से, तो उन्होंने हमें फंड किया था हमारा फेस वैल्यू देख के कि यार ये बंदा काम कर रहा है, इसका काम दिख भी रहा है। क्योंकि हम दिखावा, देखिए आज के टाइम पे जो दिखता है वो बिकता है, ये रियलिटी है। तो हम 90% काम करके अगर 10% दिखावा कर लें, तो हमारे तो प्रेमानंद महाराज जी भी ये चीज़ कहते हैं कि जितना आप इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को वीडियोस के माध्यम से, उतना आगे आप पहुंच पाएंगे। हमारे बहुत से वीडियोस इंस्टाग्राम पे अभी मिलियंस में उनको व्यूज़ गए हैं, लाखों में व्यूज़ गए हैं। रिसेंट जो हमारा वीडियो मैंने पोस्ट किया था 2 हफ्ते पहले, उसको 3.5 मिलियन व्यूज़ पूरे हो गए हैं, और करीबन 1,40,000 कुछ लाइक्स पूरे हो गए हैं। लोगों ने बहुत कमेंट किए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। उसमें हमने एक पैरट रेस्क्यू किया था, पैरट के पंख काट रखे थे कैंची से, तेज़ कपड़े काटने वाले कैंची से उस तोते के पंख काटे हुए थे, जबकि वो तोता शेड्यूल्ड स्पीशीज में आता है, तो आप उसको नहीं रख सकते। और उस बंदे ने रखा हुआ था, उसे रेस्क्यू किया, वो वीडियो वायरल हुआ। बहुत लोगों के, आप लगा लीजिए मुजफ्फरनगर से, गोवा से, पूरे इंडिया के अलग अलग एरिया से इतने लोगों के मैसेज आए कि हमारे यहाँ पर भी हमारे पड़ोसी ने या हमारे ओनर ने या कुछ किसी ने भी ये रखे हुए पैरट्स, तो आके रेस्क्यू कीजिए। या 1-2 बंदों के तो वीडियोस भी आए कि देखो सर, हमने आपका वीडियो देखा, हमें पता नहीं था पैरट के बारे में, हम पैरट आज रिलीज कर रहे हैं। उन्होंने रिलीज करते का वीडियो भेजा आज अपना। तो क्या पैरट रखना इलीगल है? बिल्कुल, रोज रिंग्ड पैराकीट, कुछ स्पीशीज है जिनको रखना घर पे एज अ पेट इलीगल है। हालांकि कोई भी स्पीशीज को, किसी भी जानवर का जीने का अधिकार हमें एक सीमित दायरे में नहीं बंद करना चाहिए, उसको पेट बनाकर। ये हमारी सोच है, और ये एथिकल भी है कि किसी भी प्राणी को ऐसे बंद मत कीजिए एक सीमा तक। लेकिन अगर कुछ ऐसी गवर्नमेंट स्पीशीज बैन की हुई हैं जो आप बिल्कुल नहीं रख सकते, उसमें स्नेक्स भी शामिल है, उसमें आउल्स भी शामिल है, उसमें बहुत से हमारे और भी पंछी शामिल हैं, बहुत से हमारे स्क्विरल्स भी, गिलहरियाँ भी शामिल हैं। हमने गिलहरियाँ रेस्क्यू की, उनके बच्चे रेस्क्यू किए हैं, बच्चों को रेस्क्यू करके हमने फिर उनको पाला है, पाल के बड़ा करके छोड़ दिया। अगर वो एक अकेला बच्चा हमको मिल जाता है, फिर हम उसको नहीं बचाते, बिकॉज अगर उसको बचाएंगे तो उसको सदा के लिए पालना पड़ जाएगा। क्योंकि एक बच्चा अपने साथ वालों के साथ रहना तो सीख जाएगा, लेकिन अगर वो सिर्फ मेरे साथ रहेगा तो वो इंसानों के आदी हो जाएगा।
उसको बाहर की ज़िंदगी में जीना नहीं आएगा, उसको अपने जैसे वो नहीं मिलेंगे, जीव जंतु नहीं अपने जैसे, अपनी स्पीशीज़ के, अपनी वैरायटी के एनिमल्स नहीं वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा उस तरीके से, जिस तरीके से अपने पार्टनर को देख के वो कर पाएगा अगर 2 या 3 या 4 बच्चे एक साथ हम पालेंगे तो। सो कभी सांपों को भी रेस्क्यू किया है? जी, एशिया का मोस्ट वेनेमस स्नेक कॉमन क्रेट, अभी 2 महीने पहले उसको रेस्क्यू किया था किसी के घर से। तो डर तो हमें भी लगा था उस वक्त बहुत ज़्यादा कि यार ये तो इतना जहरीला सांप है और कोई और फ्लेक्सिबल भी बहुत है, अचानक मुड़ के कहीं इसने डस लिया, मैं मरूंगा नहीं, बच जाऊंगा मैं, ऑब्वियसली वो हो जाएगा, अपना इलाज तो हो जाएगा, 15 मिनटों में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा एक सहम होता है दिल के अंदर, लेकिन ठीक है यार, प्रकृति के लिए अगर मरना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मर सकते हैं हम। तो आप लगा लीजिए कॉमन क्रेट है, इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा है, 2 बार कभी पकड़ा है? अभी आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, वो लगाइएगा प्लीज़। उसमें हमने एक कोबरा को पकड़ा हुआ है और वो सपेरे से रेस्क्यू किया था। सपेरे ने उसके दांत तो शायद एक दांत तोड़ा था, दूसरा नहीं तोड़ा था, लेकिन उसकी जहर की ग्रंथियाँ, वेनमस ग्लैंड्स जो होते हैं, वेनम ग्लैंड्स, वो निकाल दिए थे। और वो निकालने के बाद उसने उसको आप लगा लो, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, वापस से मैं धर्म पे आऊँगा वापस से इस चीज़ को लेके। हम धार्मिक लोग इतने मूर्ख हैं कि हम, वो सपेरा आके हमको कहेगा ना कि दूध पिलाइए जी, आप आज शिवरात्रि है, हम दूध पिला देंगे सांप को, और वो सांप दूध पिएगा। पूछिए क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। 20 दिन से उसको प्यासा रखा गया है, शायद ज़्यादा दिनों से। अब मेरे को आप प्यासा रखेंगे तो अगर आप मेरे सामने अल्कोहल भी ले आए, मैं अपनी प्यास पूरी करने के लिए मैं वो पी सकता हूँ, मैं पी लूँगा, चाहे बाद में मेरे, बिकॉज कभी आदी नहीं उस चीज़ का, कभी पिया नहीं है, तो बाद में चाहे उल्टी कर दूं, लेकिन एक टाइम पे मैं पी लूंगा अपनी प्यास बुझाने के लिए। द सेम वे उसको दूध पिलाया जाएगा, उसको आप कोई कोल्ड ड्रिंक दीजिए या दूध दीजिए, वो पी लेगा अपनी प्यास बुझाने के लिए, चाहे बाद में वो उल्टी कर ले, बिकॉज सांप दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये एक ट्रुथ है, फैक्ट है, वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लास्ट में वो कुछ टाइम बाद उल्टी कर देंगे। लेकिन उल्टी करेंगे जब सपेरा उनको साइड पे ले जाएगा दूर कहीं, किसी के सामने तो उल्टी करेंगे नहीं वो। और लोग हमारे समझेंगे कि हाँ जी सर्पदेव, सांप देवता ने, नाग देवता ने दूध पी लिया, हम तो बहुत लकी हैं, हमारा दूध पी लिया सांप देवता ने। तो ये जो पुराने टाइम से टीवी वगैरह में दिखाया जाता है कि सांप दूध पीते हैं, तो ये क्या मिथ है? ये एक बहुत बड़ी मिथ है। सांप, आप एक सांप के पास जाइए, मैं जाऊंगा आपको लेके, तो उसके पास जाएंगे, दूध लेके जाएंगे, आप उसको पिला के देखिएगा, रज्जा पुज्जा सांप होगा, अगर वो मतलब हष्ट पुष्ट होगा, उसने प्यास उसकी बिल्कुल नहीं होगी, उसको पानी रेगुलर मिल रहा होगा, उसको वो दूध क्यों पिएगा जब वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता? वो तो हम है बेवकूफ़ इंसान, हमको पता है हम फास्ट फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हम फिर भी खा रहे हैं, हम वो सब चीज़ें ले रहे हैं, तो फिर बीमारी हमको लग रही। कभी आपने सुना है शेर को कोलेस्ट्रॉल शेर का बढ़ गया हो? नहीं सुना या है। चीता या लेपर्ड को हमारी शुगर हो गई हो? नहीं सुना ना? क्यों? बिकॉज वो वही आहार खा रहे हैं जो उनके लिए बना है, और हम वो आहार खा ले रहे हैं जो हमारे लिए कहीं बना ही नहीं। हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमें स्किन डिजीज हो जाएगा। मैं वीगन बनने के 8-10 महीने बाद डॉक्टर के पास गया, मैं कहा ये डॉक्टर साहब, ये मेरा जो इन्फेक्शन था स्किन का, ये तो थोड़ा सा बाजू में पे, तो ये तो अब है ही नहीं, 2020 की बात है ये। तो ही सेड कि आपने कोई चेंज किया लाइफस्टाइल में क्या? मैं कहा मैं वीगन। कहता आपको इसका मतलब दूध से एलर्जी होगी आपको। मैं कहा पर कभी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, किसी ने कहा ही नहीं। कहता आपको पर्टिकुलर किसी दूध की 1 आइटम या 2 आइटम से एलर्जी होगा तो आप दही खा सकते हो, लेकिन आप पर्टिकुलर दूध मत पिया करो, बिकॉज हम इंसान दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वो दूध जो बना रही है एक माँ, एक बफलो या फिर एक गाय, वो सारा का सारा दूध अपने बच्चे के लिए बना रही है, इस उम्मीद से कि उसका बच्चा हष्ट पुष्ट हो जाए। 20 किलो का उसको अटेन करना, जब वो पैदा हो रहा है उसका पहले वेट 10 से 20 किलो के बीच में है, और उसको 250 किलो तक जाना है अभी, जल्दी, बहुत जल्दी जाना है। तो उसका शिशु आहार है वो, उसकी माँ का दूध जो हम ले रहे हैं, उसको प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स समझ के। प्रोटीन का सोर्स तो फिर जो जिम जाते हैं उनके बाइसेप्स भी प्रोटीन का सोर्स है बहुत बड़ा, लेकिन हम उनको मार के तो नहीं खा सकते। मतलब यहाँ 2 नुकसान कर रहे हैं। हाँ, एक तो अपने बच्चे को हम दूध दे रहे हैं जो उसके लिए बना नहीं है, exactly. या बड़ों को भी दे रहे हैं, बूढ़ों को भी दे रहे हैं, पी लो भाई नहीं तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। exactly. और दूसरा नुकसान ये कर रहे हो कि जिसके लिए था बच्चे के लिए, गैया के बच्चे के लिए, उसका हमने छीन लिया और उसके अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं। आई थिंक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन गायों को लगाया जाता है और चुपचाप लगाया जाएगा। और आप पूछोगे हम तो नहीं लगाते, हम तो सेवा करते हैं गौ माता की। गऊ कौन सा बताएगी बेचारी हमको आके कि इसने मेरे को लगाया इंजेक्शन। तो इंजेक्शन लगाएंगे, वो बार बार साइकिल्स पे जाएगी, वो बार बार उसको इतना दर्द होगा कि मतलब
असहनीय पीड़ा सहन करके वो आपको दूध देगी। तो मैं एक चीज़ हमेशा अपने हर इंटरव्यू में और हर पॉडकास्ट में कहता आया हूँ कि दूध का रंग सफ़ेद नहीं है, लाल है, क्योंकि उसके पीछे की क्रूरता लास्ट तक, एंड तक जो होती है वो खून देने तक आती है। दूध का अब आज रेट क्या है? 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। क्यों? क्योंकि बाद में वही गायें मीट के लिए बिक जाएगी, या वही बफलो का और सस्ता है, वही बफलो ने मीट के लिए बिक जाना है। तो जो बंदा दूध बेच रहा है, डेयरी फार्मर या जो दूध का किसान है, डेयरी का किसान है जो भी इसका दूध का, तो उसको वो कीमत वहाँ से मिल जाएगी, वो भैंसा बेच के या भैंस बेच के। आपको सड़कों पर कभी आपने भैंस नहीं देखी होगी? नहीं देखी ना आपने कभी भैंस? एक दो भैंस जल्दी नहीं दिखता। घूमती हुई नहीं देखी। क्यों? बिकॉज सारी की सारी तो कटने चली जाती हैं। भैंसों काटना इस देश में लीगल है, एक दो स्टेट्स छोड़ के सब में लीगल है। और गायों को काटना भी, गायों की तस्करी क्यों हो रही है, गायों को स्मगल क्यों किया जा रहा है, एक चीज़ की तरह, एक वस्तु की तरह? क्योंकि यहाँ पे पंजाब में उसको काटना इलीगल है, तो किसी और स्टेट में ले जाओ जहाँ पे लीगल है काटना। हमें वीगन बनना होगा, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भी वीगन बनना होगा। सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी वीगनिज्म एक बहुत बड़ा वैल्यू लेके आ रहा है, एक बहुत बड़ा सीख लेके आ रहा है। बहुत दर्दनाक बातें हैं ये सब चीज़ें। मैं तो यही सोचता हूँ कि यार इन सब चीज़ों को क्या गवर्नमेंट को नहीं पता है कि यार ये कहाँ कट रहे हैं? पता नहीं है। गवर्नमेंट खुद पेड़ काट रही है। आज रॉक गार्डन के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर पेड़ काटे जा रहे हैं। मेरे बेचारे 14-15 एक्टिविस्ट हैं, वो सारा दिन, कल तो एक आंटी हमारे साथ थे, हम वहाँ पे उसके लिए आए थे, मौके का जायज़ा लेने के लिए। मैं शहर से आया था तो मुझे वो दिखाने के लिए लेके गए सारी टीम कि आइए आपको दिखा के लाएं क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे। तो हमारे एक आंटी बेहोश हो गए, उनका बीपी लो हो गया बेचारे। हम मरने को आज मैं तैयार हूँ अपने पर्यावरण के लिए। मेरे को कोई, बिकॉज हम पंजाबी लोग हैं, हमने बहुत शहीदियाँ दी हैं, हमारे पंजाब में बहुत शहीदियाँ निकली हैं यहाँ से। एक और व्यक्ति शहीद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें? लेकिन पर्यावरण के लिए हमको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। हाई कोर्ट के बाहर एक पार्किंग के लिए आप पेड़ काट रहे हो, जबकि आपके पास जो ऑलरेडी बनी हुई पार्किंग है उसको आप मल्टी लेवल बना सकते हो। फिर भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के हमारे कोई पीएन है, उन्होंने पीआईएल डाल दिया और हाई कोर्ट ने उसको मान लिया कि काट दो पेड़, पार्किंग बना देंगे। कितने पेड़ काटे? अभी कुछ मतलब आप लगा रहे दर्जनों पेड़ काटे गए हैं और सैकड़ों पेड़ काटे जाएंगे। मतलब लगभग 125। आंकड़ा दिखाते हैं हमेशा कुछ और है और होता कुछ और है। मैं देहरादून में था 3 हफ्ते पहले। बहुत ही शर्मनाक बात है चंडीगढ़ के लिए, मैं आपको जो बताने वाला हूँ। मैं देहरादून में था 3 हफ्ते पहले। तो देहरादून में हम अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए गए थे। तो उस वक्त क्या देखा कि प्रोटेस्ट हो रहा है कल सुबह। मगर छोड़ो, फिर सब कुछ छोड़ो, पीछे करो सब कुछ, हम प्रोटेस्ट में जाएंगे पहले। सहस्त्रधारा, देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार में कुछ 33-35 हज़ार पेड़ काटे जाने वाले थे। 35,000 पेड़ काटे जाने वाले थे। अभी तो आपको जो मैं लाखों का बताऊंगा ना, शिव जी के नाम पे जो लाखों पेड़ काटे जाने में, आपको वो भी उस पर भी आता हूँ। 1 मिनट इसको पूरा करूँ मैं। 33,000 35,000 पेड़ जो काटे जाने वाले हैं, उसके लिए 300-400 लोग उस दिन सीएम साहब की कोठी के बाहर, कोठी वाली रोड के ऊपर आके खड़े हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और चंडीगढ़ में मैं देख रहा हूँ सिर्फ 15-20 लोग जा रहे हैं, जबकि ये प्लैंड सिटी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, और शायद आप बता सके ज़्यादा मेरे को अच्छे से, कि चंडीगढ़ इज़ द ओनली प्लैंड सिटी ऑफ इंडिया, जिसको एकदम प्लानिंग के साथ बनाया गया ली कार्बूजियर द्वारा। ली कार्बूजियर जी के सपनों के चंडीगढ़ को आज हैवानी इंसान हम जैसे एक पार्किंग के लिए आप उसको इतने पेड़ काट रहे हो, जो पेड़ किसी का घर है, जो पेड़ किसी को छाया दे रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ तो हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। एक एक पेड़ काट रहे हो, यानी कि आप उस एरोप्लेन में से एक एक स्क्रू निकाल रहे हो बारी बारी करके। एक स्क्रू निकाल दिया, आपको पता नहीं लगेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब स्क्रू निकलते गए ना, जब उसका एरोप्लेन का सारा ढांचा ढीला होता गया और लैंडिंग की बारी आई लेकिन हो क्रैश गया, फिर पता लगेगा इंसान को। 5 मास एक्सटिंक्शन हमने देखे हैं, 4 या 5 मास एक्सटिंक्शंस। डायनासोर्स चले गए एक बार में, सारे इस धरती से वाइप आउट हो गए। दूसरी बार में और क्रीचर्स वाइप आउट हो गए, तीसरी बार में और हो गए, चौथी बार में और हो गए, वापस नहीं आ सका कोई। ये 5वां मास एक्सटिंक्शन हम इंसानों के कारण होगा। ये 5वां 6वां जो भी होगा, ये हम इंसानों के कारण होगा। एक और जगह है, मैं शायद उसका नाम भूल रहा हूँ, उस जगह पर
अराउंड 1,70,000 या पता नहीं 17 लाख ऐसा कुछ आंकड़ा है पेड़ों का, वो काटे जा रहे हैं। शायद यूपी में या उत्तराखंड में है वो जगह, कि कावड़ यात्रियों को 1-2 घंटे का सुख मिल जाए जल्दी पहुंचने का कावड़ लेकर। क्या बात कर रहे हो आप? मैं भावुक हो जाऊंगा शायद इस चीज पे। मैं कावड़ यात्रा की वजह से 1.25 लाख कावड़ यात्रियों के लिए इतने लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, और वो गिनती लाखों में है, हजारों में नहीं है, वो लिटरली लाखों में है। मैं आंकड़ा भूल रहा हूँ लेकिन वो लाखों में तो गिनती है। इनको रोकने के लिए क्या कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं है? लोग स्टैंड नहीं ले पाते। इस देश का कानून इतना ढीला है कि मेरे जैसे एक व्यक्ति पर भी फेक एलिगेशंस लगा के कि यार ये पेड़ों के लिए इतना मर रहा है, राजपुरा में इतना लड़ रहा है, वो नहीं समझ आता लोगों को। लेकिन ये हम पेड़ काट रहे हैं तो इसको क्या तकलीफ है, ऐसा सोच के चलो अब इसको फंसाते हैं। मेरे पे फेक एलिगेशंस लगा देते हैं लोग। मेरे पे 3 FIR होने वाला था लास्ट ईयर, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज कैसा मदर एलिगेशन लगा है आपके नेचर। ऊपर? एलिगेशन पहला तो ये कि आज मंदिरों के नाम पे भी पेड़ों का विनाश किया जा रहा है। किसी भी सरकारी जगह पर किसी भी कोई पेड़ लगा हुआ है हमारा, कोई भी पुराना पेड़, पीपल है, बरगद है, बेलपत्र है या आंवला है, आप उसको पूजिए, आप हाथ जोड़िए, उससे 2 फीट दूर आप दीवा भी जगाइए अगर आप दिया जगाना चाहते हैं, जरूर आपका पूरा अधिकार है अगर आपके शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन उसके आसपास ले जाके एक चौंतरा बना देना, सीमेंट का पूरा वो स्ट्रक्चर बना देना और पेड़ को लॉक कर देना पूरा इतना ऊपर तक, ताकि पेड़ के अंदर हवा और पानी ना जा सके उसके रूट्स तक। साइंस बहुत बलवान है जनाब, और साइंस भी छोड़िए, साइंस को मारिए गोलिए। हमारी सबकी ये एक बेसिक, हमको इतना तो सेंस है कि पेड़ अपनी सांस रूट्स के माध्यम से लेता है, ऊपर उसके पत्तों के माध्यम से लेता है। आप उसकी रूट्स कवर कर रहे हो, वो पानी कहाँ से सोखेगा? पानी तो उसका एक ही माध्यम है सोखने का, वो है रूट्स। जब आपने रूट्स ही कवर कर दी सीमेंट से, पानी कहाँ से जाएगा पेड़ के अंदर? वो ट्रांसपिरेशन कैसे होगा पत्तों के माध्यम से? फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो नीचे तक खाना आ रहा है वो रूट्स तक कैसे पहुंचेगा? अगर बिकॉज पेड़ तो फैलता रहेगा, आपने उसको जगह नहीं दी, आपने लॉक कर दिया ना, पेड़ फैलता रहेगा, वो ऊपर से बढ़ जाएगा, वो नीचे से बढ़ जाएगा, लेकिन उस सीमेंट वाले एरिया से वो नहीं बढ़ पाएगा, तो उसके जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पे बहुत गंदा असर पड़ेगा और एक टाइम पे पेड़ मर जाएगा। 90 साल पुराना पेड़ MLA रोड राजपुरा पे पूरा डेड है वो, बिकॉज उसके आसपास कंक्रीट लगा था। म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा की सहायता से मैंने लास्ट ईयर उसको तुड़वाया था कंक्रीट को, MLA रोड पे उस पेड़ के आसपास लगे कंक्रीट को। तो मेरे को उम्मीद थी कि शायद वो पेड़ वापस रिवाइव हो जाए, लेकिन वो पेड़ वापस नहीं आ पाया। 86 पेड़ मेरे रिकॉर्ड में है, 86 पेड़ जो ऐसे या तो हार्श प्रूनिंग से, जब उसको पूरा नंगा कर दिया गया, ऊपर से पूरा काट दिया गया, या उसके कारण मरे हैं या इस कॉन्क्रीटाइजेशन के कारण मरे हैं। और उस पर आप फिर भगवान शिवलिंग को रख रहे हो। और दर्दनाक चीज़ बहुत लगती है जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है सनातन धर्म से, कि भगवान शिवलिंग को 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए। आपका इतना भावना है भगवान के लिए, तो एक जगह लीजिए आपस में पैसे डाल के, वो जगह खरीद कर वहाँ पर मंदिर बनाइए। आप सड़कों पर किसी भी पेड़ के आसपास वो सीमेंट लगा देंगे, ऊपर भगवान की मूर्ति रख देंगे, तो क्या मंदिर हो जाएगा क्या वो? तो जब म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा के कुछ लोगों ने जाके वो स्ट्रक्चर तोड़ा एक पेड़ के आसपास, और शिवलिंग वाला स्ट्रक्चर वहीं पे रहे, शिवलिंग भी वहीं रहा, शिवलिंग के आसपास कुछ कंक्रीट का एरिया वहीं रहा, और बाकी सारा थड़ा तोड़ दिया आसपास वाला उस पेड़ को रेस्क्यू करने के लिए। जो हम चाहते थे वैसा तो नहीं हो पाया, वो पेड़ के आसपास अभी तक सीमेंट लगा रह गया। लेकिन उनको हमने रिक्वेस्ट यही किया था इंस्पेक्टर को कि आप शिवलिंग महाराज को मंदिर ले जाइए, बड़े मंदिर निलास मंदिर में, वहाँ विराजित कर कीजिएगा, और मूर्तियों को भी वहीं पे ले जाइए, आपके पास पूरा अधिकार है। लेकिन आप इस मलबे को ऐसा मत छोड़ के जाइए जो तोड़ के जा रहे हो, थड़े का मलबा, और पेड़ को आज़ाद करके जाइएगा। लेकिन वो मलबा भी वहाँ छोड़ गए। अगर मलबा जैसे वो गिरा हुआ है, बिखरा हुआ, तो हर आम बंदा जिसने कभी वो चीज़ देखी नहीं है, वो तो ये समझेगा मंदिर था यहाँ पे। और भगवान शिवलिंग के ऊपर कबूतर या वो बैठते होंगे टहनियों के ऊपर, वो बीट करते होंगे, तो कितने बड़ी ठेस पहुंचती है उस पक्के तगड़े कट्टर सनातनी को जो भगवान से जुड़ा हुआ है, कि यार बीट गिर रही है भगवान के ऊपर। आप पंछियों को तो समझा नहीं सकते कि वो शिवलिंग महाराज है, और आसपास से कितने व्हीकल्स गुजरते हैं, सारा का सारा उन पे महाराज पे गिरता है, धूल मिट्टी गिरता है, डॉग्स ऊपर चढ़े होते हैं, और क्या मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या क्या करते हैं। आगे से गायें ऊपर चढ़ी होती हैं और क्या करती हैं, मतलब उनको एनिमल्स, उनको नहीं पता। हमने कंसेप्ट बनाया भगवान का, अगर हम चीज़ें लेके आए हैं और फिर भी हम सोचते हैं कि चलो यार एक वो है, कोई है, तो उसको इस माध्यम से देखो। तो यहाँ पर देखोगे आप सड़कों पर ये चीज़ ना की जाओ। और मेरे को आपके धर्म से लेना देना नहीं है कुछ। एक मस्जिद सी बनाई थी किसी ने एक पेड़ के पास में ही, पेड़ से 3 फुट दूर एक छोटा सा पता नहीं क्या कुछ रख के इतनी सी जगह पर एक ग्रीन चादर डाल दी थी। तो मेरे को था यार ये अगर कहीं और होता ना,
तो फिर जायज़ होता, मतलब है तो नाजायज़ ही, इलीगल ही है वो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ पेड़ मैटर करता है, इलीगल वगैरह कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ पेड़ मैटर कर रहा है और जानवर मैटर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, रात को किसी को रिक्वेस्ट करके वो उठवा दिया, बिकॉज कल ये बड़ा होगा, कोई बंदा इसके लिए स्टैंड लेगा, इस चादर के लिए और इस मस्जिद सी के लिए, तो कल ये बड़ा भी होगा, ये पीर जो भी है, इसको इसके आसपास बड़ा, इस पेड़ को दिक्कत आएगी, इसके आसपास भी कंक्रीट लगा दिया जाएगा, इसमें भी तेल चढ़ाया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, पेंट किया जाएगा पेड़ के ऊपर। तो वो सब चीज़ें मैं चाहता नहीं हूँ, और रिक्वेस्ट किया किसी को, वो उठा गए रात को। फिर हम पता नहीं क्यों एक दूसरे, हम रिलीजन्स वाला ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। ये रिलीजियस लोग जो होते हैं, मेरा एक रिलीजन आपको मैंने बताया इंसानियत है, जो रिलीजियस लोग हैं ये इतना गंदा ब्लेम गेम खेलते हैं कि उन्होंने किया है उनको रोको, फिर हमको रोकने आना। मतलब अगर वो गलत काम कर रहे हैं उस धर्म के लोग, तो तुम क्यों गलत काम कर रहे हो उनको देख के? तुम्हारा धर्म क्या ये सिखाता है क्या वो गलत काम कर रहा है तुम भी गलत काम करो? उल्टा तुम अपना काम सही से करो और उनके गलत काम को रोको। पर नहीं, आज हम सनातनी जो है ना, दूध के लिए जो हम डिमांड कर रहे हैं, मैं बहुत अपना फ्लक्चुएट कर रहा हूँ यहाँ से पेड़ों से दूध से आगे वहाँ इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन चीज़ें बहुत घूम के दिमाग के अंदर आ रही हैं। जितना नॉलेज लिया, बनना मैंने साइंटिस्ट था पर बन एक फार्मासिस्ट किया दुर्भाग्य से, लेकिन ठीक है उसमें भी कभी चर्चा करेंगे, कोई नहीं। अगर भगवान ने दिमाग ऐसा दिया है तो नॉलेज इसमें है, और नॉलेज ये कहती है कि आप अगर किसी रास्ते पे चले हो तो उस रास्ते को सही से अटेन करो, उस रास्ते पर आंखें बंद करके नहीं चलना चाहिए। इस देश के लोगों की आंखें बंद है बहुत ही, दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट फॉर दिस कंट्री, कि इस देश में लोगों की आंखें बंद हो चुकी हैं और लोग आंखें नहीं खोलना चाहते। नहीं कोई बात नहीं, उसके लिए तो आप लोग हैं ना, आप लोग कर ही रहे हैं, आपकी संस्था। सो कितने पेड़ों को अब तक बचाया है, ऐसा रेस्क्यू किया है? एक पेट्रोल पंप का मुद्दा खड़ा हुआ था 2023 में, मेरा सबसे सक्सेसफुल मुद्दा रहा है वो। आप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितने पेड़ों को बचाया? आप सैकड़ों तो नहीं, दर्जनों पेड़ों को बचाया है कटने से। ओके। दर्जनों पेड़ों को कटने से बचाया है, शायद गिनती अराउंड 80-90 पेड़ों तक पहुंच चुकी हो पिछले 1.5-2 साल के अंदर अंदर, लोगों को धमका के भी, लोगों को समझा के भी, बिकॉज इस देश के लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, बिकॉज ये कानून को लचकीला कर चुके हैं। इनको पता है सज़ा तो इनको मिलेगी नहीं, मिलेगी तो बहुत टाइम बाद जाके मिलेगी। आप इस चीज़ से जानू आप भी हैं, आप देख रहे हैं कि इस देश में क्या हो रहा है, तो इसलिए उनको वहीं पर धमकाओ या समझाओ, मान ठीक है, नहीं तो फिर और बहुत तरीके समझाने की कोई बात नहीं, तो समय बलवान है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही है। सो आपके चैनल पे मैंने देखा कि आपने कहीं सांप रेस्क्यू किया मदारी से, जैसा आपने मेंशन भी किया है, जी सपेरे से। सो वो आप एक बार बताओगे आप, ये क्या है, क्या इंसिडेंट था? लास्ट ईयर हमारे ही, जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ फार्मेसी की, उसी स्टोर के बाहर सामने ही जनाब वहाँ दिखा रहे शो, 3 सपेरे आए हुए। तो एक उनके पास पेटेडल कोबरा था, एक था रैट स्नेक। अब जब मेरे को ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, वो मेरा फर्स्ट रेस्क्यू था स्नेक्स के उसमें। तो मेरे को घर से फ़ोन आता, घर में रोटी खा रहा था घर पे, और मेरा भाई बैठा था शॉप पे, स्टोर पे, तो उसका फ़ोन आया कि भाई साहब ये यहाँ पे सपेरे आए हुए हैं, क्या करना है इनका? मैं कहा तुम रुको, वहीं पे खाना छोड़ा, अभी एक बाइट ही लिया था, वहीं पे खाना छोड़ा, बिकॉज प्योरिटी वो है, ये नहीं। तो खाना छोड़ के भागा, वहाँ पहुँचते ही वहाँ पे उनसे पहले तो वो गाड़ी पैक करके जा रहे, अपना सामान पैक करके जा रहे थे, सांप दिखाओ। देशट की बाबू जी हो गया, अब तो हो गया। मैं कहा आप सांप दिखाओ, ऐसे फिर बोलना पड़ता कई बार। तो उन्होंने फिर निकाले सांप। मैंने ज़िंदगी में मैंने कभी सांप नहीं पकड़ा था। 2024 की शुरुआत में ये चीज़ हुई, मैंने ज़िंदगी में उसे सिर्फ, मैंने सांप रोल्ड था, उसने पोटली में से निकाला, मैंने ऐसे छीन लिया उससे। तो मेरे को पता नहीं क्यों उस वक्त डर नहीं लगा बिल्कुल भी। मैं पहचान रहा था कि मैं कहा शायद ये रैट स्नेक हो सकता है, ऊपर से उसका ग्रीन रंग देख के, लेकिन मेरे को भी आइडिया नहीं था। पर मैंने उसे सांप ले लिया तो मेरा डर वहीं ख़त्म हो गया कि इन्होंने पक्का इसको पानी नहीं पिलाया, इसको खाना नहीं दिया 20-25 दिन से, 1 महीने से, तभी करके इतना इनएक्टिव है ये। नहीं तो अभी तक तो इसने शायद डस लिया होता मेरे को भी। कोबरा, उसको बोला खोला, मैंने बंद करवा दिया, बस कोबरा दिख गया, पुलिस बुलाई, उनको वहाँ लेके गया। लास्ट में जाके उन्होंने, चलो प्रेमानंद महाराज जी को, उनकी 98% बातें ठीक है महाराज जी की, 2% छोड़ के, मैं आपको 2% पे भी आऊँगा। उसमें से एक जो पुलिस वाला था उसने महाराज जी का एग्जाम्पल ले लिया
कि देखो साहिल जी हम एफआईआर तो कर रहे हैं। पहले वो बहुत डिमोटिवेट करते हैं, पुलिस वाले हमेशा बहुत डिमोटिवेट करेंगे आपको सबसे पहले कि इसका क्या बनना है, अभी छूट जाना है इसने, जबकि मेरे को पता था कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल तो होगा नहीं इनका सपेरो का, ये कैसे छूट जाएंगे। मैंने वकील से बात किया, वो कहता बिल्कुल बेल नहीं होगा। पुलिस वालों को पता लग गया ये बंदा, ये अनपढ़ बंदा तो है नहीं है। क्यों बेल नहीं होगा? बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, ये आप स्नेक रख रहे हो वो भी शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 का, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो। बट यहाँ तो कितने सपेरे घूम रहे लेके, उनको कभी किसी ने पकड़ा ही नहीं, और उन पे कभी किसी ने एफआईआर भी किया नहीं होगा। उस पर आता हूँ मैं वापस से, एफआईआर क्यों नहीं करते ये लोग। एफआईआर करेंगे, इनका पैसा लगेगा, कागजी कार्रवाई धक्के कोर्ट कचहरी में, तो इनको इसलिए एफआईआर नहीं करना होता, ये प्रिवेंट करते हैं। और जो वहाँ के हम शहरों में एमएलएज होते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे शहर में एफआईआर जितना हो उतना मतलब कम से कम हो, या हो ही ना, ताकि हम दिखा सके कि हमारे टाइम पे कितना क्राइम रेट कम था। हमारी गली जहाँ मैं रहता हूँ, अब 2 गली छोड़ के 10 लाख रुपए की चोरी हुई रात को, और अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। क्या बात है। दिल्ली में मेरा फ़ोन चोरी हुआ लास्ट वीक, मैं उसी वक्त 1 घंटे बाद एफआईआर करवा के आया कश्मीरी गेट जाके मेट्रो स्टेशन पे, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। चलो उसके बाद मतलब पंजाब में नहीं होता? पंजाब में मतलब आपको एक्सट्रीम तक जाना पड़ता है, ये एक्सट्रीम बहुत आपकी बहुत सपोर्ट ज़्यादा है ना, आपके पास बहुत सारे लोग हैं और आपके साथ कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है तो एफआईआर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन जब पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली आपको नहीं करवा पाओगे। तो जब उनको हम सपेरो को वहाँ लेके गए, उसने डिमोटिवेट किया, हमने वकील से बात किया, वो कहता नहीं, उनको पता लग गया ये बंदा अनपढ़ तो लग नहीं रहा, तो उसने फिर बोला कि चलो, उसने कुछ लिखना शुरू किया पेपर के ऊपर एफआईआर का जो भी था। तो कहता साहिल जी, पुलिस वाला एएसआई, तो एक बात बोलूँ? मैं बोलिए। कहते प्रेमानंद महाराज जी को जानते हो? मैं कहा मैं 2 बार मिल के भी आया हूँ, मेरी उनसे वार्तालाप भी हुई है, पर्सनल वीडियो भी आया हुआ है उनके चैनल पे। कहते बात ऐसी है कि वो भी कहते हैं कि एक बार इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। मैं कहा चलो, आपने उनका नाम ले लिया तो अभी कोई बात नहीं, आप इनको माफ़ कर दो, लेकिन इनका वीडियो ज़रूर लो कि आज के बाद ये राजपुरा में दिखने नहीं चाहिए, दिखेंगे तो सांप के साथ नहीं तो फिर ये शायद किसी को नहीं दिखेंगे। तो फिर वो कहते हैं चलो ये कर लेते हैं। फिर हमने वीडियो बनाया उनका और उनको वहीं छोड़ दिया। वो 3 सपेरे थे, उनके साथ 7 सपेरे और इकट्ठे हो गए थे, 10 सपेरे इकट्ठे होकर आ गए थे, उनको वहीं पर उनको माफ़ कर दिया। दूसरी बार अभी जस्ट हुआ ये 2 फरवरी के अराउंड कि वो सपेरा एक मिला हमको, मेरे दोस्त को पटियाला में, तो उनको रिक्वेस्ट किया सपेरे साहब को हमारे दोस्त ने कि आप राजपुरा आइए। तो राजपुरा से ही था वो, कहता मैं राजपुरा से ही हूँ। कहते आप राजपुरा कल आपको 2100 देंगे, आइए हमारे मंदिर में आइए, हम मत्था टेकवाना नाग महाराज का। तो उसको उस वक्त कुछ पैसा पकड़ाया और कुछ एडवांस देके बोला कि बाकी एडवांस बाकी आपको मिल जाएगा कल। वो जनाब सुबह आ गए, उनको हमने दबोच लिया, उनको रिक्वेस्ट किया बड़े प्यार से, उनको थाने में भी ले गए, शंभू थाना ले गए उनको। लेकिन वहाँ जाके चलो मेरे दोस्त ने भी, चलो मैं ज़्यादा इस पर बताऊँगा नहीं बिकॉज उनकी फिर जॉब पे आती है, पुलिस वाले को जॉब पे आती है, एमएलए का इंटरवेंशन था उसमें, तो उसमें उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, इसको थोड़ा इसकी सेवा कर देते हैं, इसको छोड़ दो, एफआईआर मत करवाओ। तो आई एग्री टू हिम, कोई बात नहीं आप सेवा कर दो। पर सेवा उन्होंने लगता अच्छी की नहीं थी उस सपेरे की, क्योंकि 26 फरवरी को शिवरात्रि वाले दिन वही सपेरा, वही एक नए सांप के साथ, स्पेक्ट्रल कोबरा के साथ मोहाली पकड़ा गया। मेरा एक और दोस्त, मेरी कौन सी टीम छोटी है, तो कहाँ से लाते इतने सांप? ये यूपी वगैरह से, उनसे पूछा गया था यूपी से लाते हैं, खेतों में से निकलते हैं लोगों से, तो लोगों से ले आते हैं छीन के, मतलब रेस्क्यू करके लोगों के लिए तो ले आए, लोगों से भी पैसे ले लिए, 1000-1200 ले लिए लोगों से, 1500 ले लिए लोगों से, और आके सांप के दांत तोड़े, उसको इनएक्टिव किया और शो दिखाया उसका, जो कि एनिमल क्रूरता है। बहुत बड़ी क्रूरता है, इस पे बहुत सख्त कानून बने हुए हैं, लेकिन ये देश ऐसा है, यहाँ फॉलो नहीं होते कानून बहुत ज़्यादा। तो फिर उस सपेरे को हमने बड़े प्यार से समझाया, फिर से उसकी सेवा फिर हमने की थोड़ी सी, जितने हम काबिल थे। हम बहुत अहिंसावादी व्यक्ति हैं, लेकिन ना कई बार ऐसा होता है कि उस सांप की हालत नहीं देखी गई मेरे से। उस सांप को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देखो, अभी 3 हफ्ते भी नहीं हुए इस बंदे को समझाए को कि आपने सांप नहीं रखना, ये गैर कानूनी है, और आपकी सेवा भी हुई है, पुलिस वाले ने की है। और 3 हफ्ते बाद आप फिर से एक नया सांप लेके, फिर दांत तोड़ के, उसकी जहर की ग्रंथियाँ निकाल के, उसको पूरी लाइफ के लिए अपाहिज करके आप उसको वो कर रहे हो। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, अभी तो आप इसको कर रहे हो, खाना खिला रहे हो, हल्का सा स्वैलो करवा रहे हो इससे, जो कर रहा है ये। लेकिन जब सांप एक टाइम पे आप उसको छोड़ दोगे, जब आपके काम का भी नहीं रहेगा, वो इतना इनएक्टिव हो जाएगा, तो उस टाइम पे वो सांप क्या खाएगा? दांत तो रहे नहीं है, शिकार कर नहीं पाएगा, लेकिन शिकार हो जाएगा किसी न किसी का। तो आपने ऐसे कितने सांपों को बचाया है? तस्करी सांप कहते हैं रेड सैंड बोआ को,
रेड सैंड बोआ, बिकॉज उसकी मार्केट में कीमत बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली में करोड़ों। हमारे एक दोस्त ने उसको, अभी हम अपने नेचर मोगली करके उसका इंस्टाग्राम है, तो भाई हमारा दर्श बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो भी शर्मा है, तो उसने बचाया था, तो हम दोनों उसको रिलीज़ करके आए थे, बिकॉज वो एकदम हेल्दी स्टेट में था बहुत ज़्यादा। और उससे पहले शिवरात्रि वाले दिन के एक दिन बाद पिछले साल 2024 में हमने रेड सैंड बोआ नलास मंदिर, अपने राजपुरा के पास नलास मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, उसके बाहर से जस्ट 1 किलोमीटर पहले से सपेरे को जाते हुए देखा था। उससे पूछा दिखा सांप, वो तो शरेआम रेड सैंड बोआ निकला। इतना इनएक्टिव, जब मेरे वॉलंटियर ने उसको उठाया तो इतना इनएक्टिव सांप की वो तो अपना जबान भी बाहर नहीं निकाल रहा सेंस करने के लिए कि आसपास है क्या। अधमरा हो गया मतलब। अधमरा हो गया वो। तो मुझे एक चीज बताइए कि रेड सैंड बोआ जो आप बता रहे हैं कि ये वही सांप है जिसकी करोड़ों में कीमत होती है और तस्करी होती है? लाखों से करोड़ों तक जाती है इसकी, 5 करोड़ तक कीमत जाती है, 10 लाख रुपए से लेके। उसके बाद 2 बार सपेरों से एक बार, हाँ 2 बार सपेरों से हमने छीना रॉक पाइथन। रॉक पाइथन आप लगा लीजिए, वो करीबन 7 फुट लंबा था, हमसे भी लंबा, हमारा 6 फुट 3 इंच का था, वो हमसे भी लंबा रॉक पाइथन था। तो उस देखो इतना बड़ा जीव, इतना मोटा, 30 किलो का तो 40 किलो का तो होगा वो आराम से। सपेरे ने उसको भी नहीं छोड़ा, और उसके इतने तीखे दांत होते हैं ना, अगर रॉक पाइथन आपको पकड़ ले तो आप जितना मर्जी छुड़वाने का ट्राई करो, आप छुड़वा नहीं पाओगे बड़े आराम से। वो आपके आसपास फिर, बिकॉज वो नॉन वेनेमस होता है, उसमें जहर नहीं होता, नेचुरल उसमें जहर नहीं होता। उसको प्रकृति ने देखिए हर जीव को क्या मॉड्यूलेट किया है, उसको इतना अच्छा अडेप्ट करवाया हर एक जीव को कि भाई तुम्हारा ये, तुम अपना सर्वाइवल ऐसे करोगे, तुम अपना सर्वाइवल ऐसे करोगे। कुछ को वेनम दिया हुआ है, वो सिर्फ वेनम, उनकी बॉडी में जान नहीं है लेकिन उनके पास जहर है, और इसकी बॉडी में इतनी जान है कि अगर आज आपको एक काट ले, काटने के बाद आपको आपके किसी लिम्ब के आसपास कुंडली मारना शुरू कर देगा ये, और आपकी पसलियों को इतना दबोचेगा, इतना जोर से दबोचेगा कि आपका पसलियां टूट जाएंगी, हड्डियां तक टूटने का डर हो सकता है। इतना स्ट्रांग होता है ये, इतना स्ट्रांग रोल करता है अपने आप को ये। और उस बेचारे को भी इतना इनएक्टिव किया कि उसकी स्किन लचीली थी पूरी, एकदम आप कह लो लचकीली हो चुकी थी कि पानी ही नहीं है उसके अंदर। जब मेरे वॉलंटियर ने रात को उसको जाके पानी पिलाया, जन्माष्टमी की रात को पकड़ा था हमने, जन्माष्टमी के एक दिन बाद राजपुरा में ही सपेरे से, बुजुर्ग सपेरा था, उन्हें उसको हमने कुछ कहा भी नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है अगली बार आप मत कीजिएगा। मेरे को याद है आज से 5 साल पहले आप रॉक पाइथन लेके एक मंदिर में आए थे, और मैंने आपसे रॉक पाइथन लेके गले में पहना था और आपको 100 रुपये भी दिए थे। मेरे को उस वक्त पता नहीं था उस चीज़ के बारे में, ये 2018-17 की बात है, और अब 2024 में आपको मैं समझा रहा हूँ आज 7 साल 5 साल बाद कि आपने आज के बाद ये चीज़ नहीं करनी, बिकॉज मैं भी बदल चुका हूँ और अब आपको भी बदलना पड़ेगा। कहाँ वो साहिल शर्मा था जो, मैंने तो इवन की तितलियाँ भी एक बार, एक छोटे होते। 1 मिनट, ये जो अभी आपने गले में सांप डालने की बात की 100 रुपये दे के जी, अभी एक इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने भी अपने गले में सांप डाला था। हाँ जी, और बहुत बड़ा कांड हुआ था। यादव साहब। बहुत बड़ा कांड हुआ था। वो कांड के बारे में आपको पता है? जब एक व्यक्ति किसी हाइट तक पहुंच जाता है ना, तो उसके अंदर ऐसी ईगो भर जाती है कि वो व्यक्ति चाहता है कि यार मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उसका तो सीएम साहब ने भी, उसके मनोहर खट्टर जी थे, मनोहर जी शायद, तो उन्होंने भी उसके सिर पे हाथ रखा हुआ था। बहुत लोग थे उसके साथ, और आज भी हैं। आज भी हमारा जो देश है ना, वो मांगता ही क्रिंज कंटेंट है। तो ऐसे जो लोग होते हैं क्रिंज कंटेंट बनाने वाले, तो फिर उनके तो फॉलोअर्स लाखों में हैं। तो आपके सामने बिग बॉस जीत के आए हैं जनाब, और उसके बाद ऐसे काम करेंगे। जहर बेचने की भी शायद बात आई थी, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं बिकॉज मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ हुआ क्या था, लेकिन मेनका गांधी मैम का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने उसके ऊपर FIR करवाया था। मैडम जी अपना 5 लाख के करीब मिल जाएगा, और थोड़ा आपको ना डिलीवरी इसकी हम करवा देंगे, डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे। कहती 5 लाख रुपए ले रहे हो, फिर भी डिलीवरी चार्ज की बात कर रहे हो? वाह, एक सांप की कीमत 5 लाख। सांप की कीमत 5 लाख, रेड सैंड बोआ। किस काम में आता है ये? किस लिए, मतलब ऐसा क्या करते हो? अंधविश्वास। अच्छा, उसको लकी मानते हैं। लकी मानते हैं कि हमारी बरकत बढ़ जाएगी, हमारा घर में रखेंगे उसको, हाँ जी, एज अ पेट। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर घर पे लास्ट ईयर वो छोटा बाउल होता है, फिश बाउल होता है, उसके अंदर भी फिशेस को बेचना इलीगल है। आप सड़कों पर अगर फिश बेच रहे हो तो ये सारी अंधविश्वास है, ये बात तो है। देखिए तो मेरे फादर ले आए किसी पंडित जी के कहने पे, पुजारी जी के कहने पे, किसी ज्योतिष के कहने पे कि आप फिशेस ले आओ घर पे रखो, उनको दाना डालो और रातों रात करोड़पति बन जाओगे। नहीं, रातों रात तो नहीं, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपका हष्ट पुष्ट होगा, फैमिली अच्छा है। मैंने कहा ये मर जाएगा, ये मर जाएगी, ये मर जाएगी। मैंने अपने फादर को बोला अभी, और वही चीज़ हुई, बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज, ही डजंट, लेकिन स्टिल आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम। लेकिन वही होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर।
700 फॉलोवर थे 4 महीने पहले, और इतना हमने कंटेंट पोस्ट किया, ऑर्गेनिक कंटेंट, कि आज 5,500 से भी ऊपर चले गए हैं सिर्फ 4-5-6 महीने में। तो लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग मैसेज कर रहे हैं, लोग इतना हेल्प मांग रहे हैं, और हम इतने सक्षम बन रहे हैं कि लोगों की सहायता कर सके। तो मेरे पर घर पे वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो उन्होंने सुनी नहीं बात। 1 महीने बाद एक फिश ऊपर फ्लोट कर रही थी ऐसे मरी हुई। मैं उस दिन रोया, ये 2023 की बात है। मैं उस दिन उस एक छोटी मछली के लिए रोया। मैंने लिटरली, मेरे आंसू बहे मेरे दादी के सामने, कि मैंने पापा को मना भी किया था इस चीज़ के लिए कि ये मछली मरेगी, ये इसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, और आप इसको नेचुरल कंडीशंस वैसी नहीं दे पा रहे यहाँ पे। वो हुआ। तो एल्विस यादव जो आपने बताया कि मे भी हो सकता है कि उन्होंने मतलब अब देखो, हमें भी नहीं पता है कि क्या रीज़न था, उनके अगेंस्ट केसेस चले और मेरे ख्याल से चल भी रहे, हमें नहीं पता है। लेकिन रेड सैंड बोआ नाम का जो सांप आप बता रहे हो, मैंने तो ये भी सुना है कि कई कंपनीज उसे यूज़ करके, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, गुच्ची जैसी कंपनी और बहुत ढेर सारी, मैं आपको नाम बताता हूँ, बताना राजू नाम क्या है यार, हमने पाइथन की स्किन, मतलब इतने बैग आप देखो। अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि यार 2-2 लाख रुपए के लोग बैग लेके चलते हैं जी, ठीक है। सो वो बैग में न जाने कौन से जानवर का स्किन यूज हुआ है, कौन से सांप का स्किन यूज हुआ है, क्रोकोडाइल्स भी, हाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मतलब ये एनिमल ब्रूटल है एकदम, बिल्कुल ये हो रही है, ये आपके सामने ही हो रहा है सब कुछ। इसमें हम बिल्कुल भी संदेह पैदा नहीं कर सकते कि नहीं हो रहा। इस देश में सब कुछ हो रहा है। ऐसे मार्केट्स भी है यहाँ पे, अलग अलग जगहों पे। आप जामा मस्जिद के सामने जाइए, जामा मस्जिद के सामने, रेड फोर्ट के सामने ही, मस्जिद के बाहर पूरा मार्केट है एक इलीगल पेट्स का। टर्टल्स बिक रहे हैं, पता नहीं कौन से वहाँ पे स्पैरोज बिक रही हैं, पैरेट्स बिक रहे हैं, रोज रिंग पैराकिट बिक रहे हैं। कितने लोगों ने मैसेज किया मेरे को, उसमें कमेंट्स में किया, जो अभी वीडियो हमारा वायरल हुआ है, आगे बचाओ, कि आप यहाँ पे आगे बचाओ। मैं कहा देखो भाई साहब, मैं जहाँ तक कर सकता हूँ मैं उतना कर पा रहा हूँ अपने शहर में। मेरा यही तो क्वेश्चन है कि आप एक सपेरे को पुलिस स्टेशन ले गए जी, जहाँ पे सांप की तस्करी की जाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो बैग्स बना रहे हैं, शूज बना रहे हैं, बेल्ट्स बना रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं, हमारे लग्जरी वस्त्र बनाते हैं। सो उनको पकड़ने के लिए वहां क्यों नहीं जा रही एनजीओस, आप जैसे एनजीओ या गवर्नमेंट? नहीं, हमारा एनजीओ सिर्फ पेड़ लगाने के लिए, जो बाकी मैं काम कर रहा हूँ पेड़ बचाने का। आई मीन साहिल, देखिए मेरे को गलत मत लीजिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट या हमारी बहुत से ऐसी एनजीओस है जो इसी चीज में, जैसे आपने मैम का नाम लिया, मैम ने एफआईआर कर दिया एक इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट जिसने सांप लिया था, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। शी वाज दैट पावरफुल। तो वो पावर वहां भी यूज होना चाहिए। जो कंपनीज हैं, केवल सिगरेट के बॉक्स में ये लिख देना कि यार सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सही नहीं है। मेरे को लगता है कि फैक्ट्री तक पहुंचना चाहिए, फैक्ट्री को सील करना चाहिए, फैक्ट्री तक पहुंचना चाहिए। वो क्यों नहीं होता? मैंने लखा सिधाना जी का एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के साथ है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सबसे बड़ा जो कोर्ट है एनवायरमेंट का पूरे इंडिया का, दिल्ली। एनजीटी की इतने बार पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद भी, इतना कुछ जारी करने के बावजूद भी, इतने वो क्या बोलते हैं उसको, नोटिसेस, कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। वो तुमको बोला 2013 का फैक्ट्री बंद करो, अभी तक फैक्ट्री को चल रही है। गवर्नमेंट मिली हुई है, टैक्स पैसा, अंडर द टेबल भी और ओवर द टेबल भी। तो कुछ नहीं हो सकता इस देश का। नहीं, हम थोड़ा बहुत प्रयास जो कर पा रहे हैं, अपने इच्छा से कर पा रहे हैं कि यार नहीं, मैं नहीं देख सकता, मैं जितना कर सकता मैं तो उतना करूंगा। तो आप ये कभी सोचते हैं कि यार मुझे ना अपने साथ युवाओं को इन्फ्लुएंस करना है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट हमें जाना है जहां मेन सोर्स है, जो आप रेड सैंड बोआ की बात कर रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए तक में बिकता है, उसकी तस्करी रोकने के लिए कंपनीज को करना होगा कंट्रोल, ना कि केवल एक इंडिविजुअल को। क्योंकि इंडिविजुअल को आपने करोगे तो हो सकता है 50, 100, 200 लोगों को बंद कर दोगे, लेकिन कंपनीज के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है हर महीने लाखों प्रोडक्ट्स ऐसे बिक रहे हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं, तो उन्हें रोकना चाहिए। 1947 हमें इस देश को आज़ादी मिली,
लेकिन उससे पहले कितने लोग आप जानते हो, आप मेरे को हाथ पे ही गिना पाओगे शायद उन लोगों का नाम जिन लोगों ने आवाज़ उठाई। उस टाइम पे भी करोड़ों में पॉपुलेशन थी इंडिया में, इंडियंस की, लेकिन आवाज़ उठाने वाले कुछ सैकड़ों थे। उनमें से भी कुछ ऐसे सैकड़ों लोग थे जो अपनी जान देने को तैयार थे। करोड़ों में से सिर्फ सैकड़ों जो या अमर हो सिर्फ गए। कुछ हजारों जो अपनी जान देने को या जो लड़ने को तैयार है, जो आवाज़ उठाने को तैयार है। वही देश, वही हाल आज भी है इस देश का। मेरे शहर में 1.5 लाख की आबादी है, छोटा सा शहर है, 1.5 लाख की आबादी। फिर भी लोग मरे हुए हैं, लोग नहीं जागना चाहते हैं। आज अगर मैं डेराबस्सी में खुले हुए स्लॉटर हाउस जहाँ पे वो भैंसें कटती हैं, वहाँ पे जाके हम धरना लगा दें 400 500 1000 लोग, और उसको बंद करवा दें, उसको अगर हम इतना कुछ कर सकें, क्या होगा? जहाँ से भैंसें आ रही है उन लोगों को तकलीफ होगी। वो क्या करेंगे? वो भैंसों को मारने के लिए तो दे देते हैं इन कसाईयों को, वो नहीं दे पाएंगे, कसाई खाना तो बंद हो गया। अब वो इसको सड़कों पर छोड़ेंगे। तो आज गायें जो सड़कों पर देख रहे हो, ये वो गायें जो कटने से बच गई। उसी प्रकार भैंसें जब सड़कों पर आएंगी तो आम पब्लिक को उसका नुकसान होगा। फिर जैसे गऊओं के लिए गौशाला, तो भैंस के लिए भैंसशाला बनानी पड़ेगी हमें। तो आम पब्लिक नहीं चाहेगी, आम पब्लिक वहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी कि भैंस तो हमारी माता है ही नहीं, गऊ हमारी माता है, जबकि भैंस भी यमराज की सवारी है। तो हम किसी कंपनी को बंद करने की जब बात करते हैं ना, तो उससे हजारों लाखों लोग जुड़े होते हैं, और वो हजारों लाखों लोग ये नहीं समझते कि यार हमारा या तो कल नुकसान होगा इस कंपनी के कारण, या आज ही कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है जिसका हमको भुगतान अभी करना पड़ेगा। जैसे वो पॉल्यूशन, हमारा बुड्ढा दरिया गंदा कर दिया, कैंसर वाला पानी, डाइंग वाला पानी, केमिकल्स वाला पानी डाल के जो कैंसर कर रहा है। राजस्थान के इतने जिलों में कैंसर हो रहा है, पंजाब में इतने गांव कैंसर से मर रहे हैं, लेकिन नहीं, गांव खाली हो रहे हैं पंजाब में। ये एक बात नहीं है। लखा सिधाना कल चाहे गलत था, आज वो सही है। भाना सिद्धू सही है आज। मेरे को भी लोग अगर गलत कहते हैं, मैं तो गलत ना था, मैं ना हूं, मैं ना होऊंगा, इतना मेरे को विश्वास है अपने ऊपर कि अपन को गलत काम करेंगे ना, तो थोड़ा डर रहता है मन के अंदर कि नहीं यार वो गलत काम किया था, उसका कर्म वापस आएगा। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, और जब वो कर्म वापस आएगा ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं झुकना पड़ जाएगा। और मेरी प्रकृति ने झुकना सिखाया नहीं है। मैं नौकर हूँ, मैं एक सर्वेंट हूँ अपनी प्रकृति का, नेचर का, और मैं नेचर के अलावा और किसी की सेवा नहीं करना चाहता। किसी देवी देवता, वाहेगुरु, अल्लाह या जीसस मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता सिवाय नेचर के। बिकॉज आज सिर्फ ये सच्चाई है, आज सिर्फ हमें प्रकृति ही पाल रही है, मदर नेचर ही करता धरता है इस दुनिया की। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चले गए, अपन को अब अगर वो नहीं है इस दुनिया में, अपन को नुकसान नहीं है। फायदा तो चलो है ही नहीं है, नुकसान है ही नहीं। हवा चली गई ना अगर, नुकसान क्या, बेड़ा ही गर्क है, विनाश है। पानी चला गया अगर, मैं 1 घंटे से बोलता जा रहा हूँ, पानी के बिना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे बोलने में, मेरे को रियलाइज हो रहा है इस चीज़ का, इसीलिए मैं पानी को बचाता हूँ हर जगह। एक बार बचाने का ट्राई किया, वो आंटी कहते हम तो पूरा अच्छे से पाइप लेके धोएंगे, जो मर्जी करना कर लो। ऐसे ही है। मैं अभी आपके लिए पानी अरेंजमेंट कराता हूँ, और मैं अपनी जनता और आपसे दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें आप ही बताइए, मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही बताइए कि ऐसी कंपनीज को हम कैसे रोकें जहां पे तस्करी किया जा रहा है, और आप जैसे लोग जो सैकड़ों चीज़ों को रेस्क्यू कर पाए हो, लेकिन आप जैसे अगर हजारों लोग आ जाए तो शायद कंपनीज तक भी पहुंचा जा सके जो लग्जरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जहां पे तस्करी एक्चुअल में हो रहा है, जिसके लिए हो रहा है, उन्हें रोकना चाहिए। सो ये वो बताएं कि कैसे रोकना है। आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया आपने, और मैं चाहूँगा कि आम पब्लिक अगर थोड़ी सी भी जिंदा जमीर रखती हो तो वो जानेंगी। एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, तो उनसे 2022 में जब मुझे अवार्ड मिला, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे डीसी मैम इतना इन्फ्लुएंस्ड होंगी हमारे काम से, पटियाला के डीसी, कि हमें वो बुला के इतने बड़े मंत्री से अवार्ड दिलवाएंगी। उसके बाद लास्ट ईयर एक वीगन फेस्ट था बहुत बड़ा, एकत्वा नाम का, दिल्ली में, तो वहाँ DY चंद्रचूड़ सर थे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी वो रिटायर हुए नवंबर में ही, तो अक्टूबर में वो वहाँ पे आए थे अपनी फैमिली के साथ,
तो उनकी वाइफ ने हमारा काम पहचाना कि आप वही व्यक्ति है ना जो वहाँ पे मतलब आपका काम देखा है मैंने, फैंटास्टिक आप कर रहे हो। वीडियो भी हमारे पास है, वीडियो बनाया हमने उस दिन, अपने दोस्त से बनवाया। तो अगर हमारे वीडियो जितना वायरल हो रहे हैं, अगर हमारा काम लोगों को दिख रहा है, तो हम चाहते हैं कि आम जनता भी अच्छे काम को अपने वीडियोस के माध्यम से प्रमोट करना शुरू करे। बिकॉज आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया द्वारा कंट्रोल मत होइए, सोशल मीडिया को कंट्रोल कीजिए। क्रिंज कंटेंट मत बनाइए, वो भी बिकता है, उसमें हजारों आपको पैसे। मेरे को परसों चिंगम की ऐड आई है कि चिंगम की ऐड के लिए आप इतने पैसे पे आप आइए। मना कर दिया आपने? बिल्कुल, आपको मैं अपना चैट दिखा देता हूँ अपना। नहीं भाई, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हमने भी बहुत मना किया है सर, ये खेल वो खेल, गेम्स एंड ऑल। भाई नहीं, पैसे सिर्फ कमाना ही ध्येय नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, काम करते रहिए, कर्म आपको सब कुछ देगा। बस मैं इसी के साथ आपकी विदा लेना चाहूंगा। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई। आज के पॉडकास्ट से ना मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। सबसे पहली बात ये है कि आप ये मान लीजिए कि अगर पेड़ नहीं है तो आपका भविष्य नहीं है। इसी उम्मीद के साथ मैं अलविदा बोलूँगा कि आप पेड़ों के साथ और जानवरों के साथ लगाव रखेंगे, और जो चीज़ें आपके आसपास हो रही है वो या तो मुझे इस कमेंट में हाईलाइट कीजिए, या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए दे दिया है इनका इंस्टाग्राम का पेज, वहाँ पे भी हाईलाइट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में।